हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ डिफेंस वाला। मेरा नाम है मोहित पुनिया और पुनिया जी की दुनिया में आपका स्वागत है बच्चा पार्टी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया मस्त बिंदास होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत कम दिन बच गए दोस्तों। हाँ बिल्कुल, बहुत कम दिन बचे हैं। हमारा सिलेबस टाइमली कंप्लीट भी हो जाएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको हम बिल्कुल लास्ट में कराएंगे ताकि फ्रेश फ्रेश नजरें यादों में रहे वो चैप्टर। क्योंकि हमारे क्या है ना, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो अपना लेक्चर ऐसे देखा करो, है ना, ऐसे साइड में ऐसे रख के और लेक्चर ऐसे देखा करो ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, आपको भूलो ना चीजें। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के ऊपर सवाल और उसके कंसेप्ट करेंगे। ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। इसके ऊपर एक्चुअली 5-6 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम मिनिमा के सवाल थोड़े ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर में तीन मेन कंसेप्ट हैं। उन तीनों कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। मेरा तो ये मानना है कि आप इसके एनसीईआरटी जरूर करिएगा, इसके एनसीईआरटी कर लीजिएगा। बहुत सारे सवाल एनसीईआरटी से आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो आप एनसीईआरटी जरूर करिएगा। एनसीईआरटी के लेवल के ही सवाल यहां पूछे जाएंगे और इसकी एनसीईआरटी अच्छी है, मार्क माय वर्ड्स। उसकी एनसीईआरटी जो है बहुत अच्छी दे रखी है एओडी की, तो आप प्लीज अटेम्प्ट करिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस है उसमें, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा। आपका जो इसकी प्रैक्टिस शीट जो है, मैं इसकी प्रैक्टिस शीट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सॉल्यूशंस जो है वो सैटरडे या संडे को अपलोड होंगे। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिविजिबिलिटी और सबके सॉल्यूशंस जो है संडे को अपलोड हो जाएंगे बेटा। बट आप लोग अगर इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो इस चैप्टर की, तो प्लीज एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर करिएगा। डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं, आपको पता है। ये बुक्स बहुत सारे एग्जाम का जो बेस होता है ना वो बनाती है, तो एनडीए के लिए यही बेस बनाती है। प्लीज अटेम्प्ट करिएगा, बहुत जरूरी है ये बुक। आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम मेनली 3 चीजों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। पहली जो चीज है बेटा वो है आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल। हम टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात करेंगे। टेंजेंट एंड, अगले पेज पे चलते हैं, चलो। टेंजेंट एंड नॉर्मल का कंसेप्ट देखेंगे बेटा कि फर्स्ट जो कंसेप्ट होगा वो हम टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। सर नॉर्मल क्या होता है सर? एक ऐसी लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो सर, है ना, उस पॉइंट पे। हाँ बिल्कुल, उसके बारे में बात करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या होता है सर? मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। जैसे मोनोटोनस का मतलब क्या होता है बेटा? मोनोटोनस एक ही आवाज में, देखो एक तो मैं ऐसे बुला रहा हूं, हाँ भाई क्या हाल चाल है, सब बढ़िया है। हाँ, एक तो ऐसे पढ़ाना और एक ऐसे पढ़ाना कि हाँ भाई क्या हाल चाल है, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोनों में फर्क है। एक में पिच ऊपर नीचे हो रही है, वो मोनोटोनस नहीं है। एक में पिच ऐसे मरी हुई सी आवाज में बिना एनर्जी के साथ पढ़ा रहे हैं, तो वो मोनोटोनस हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। तो मोनोटोनिसिटी की बात करेंगे। और थर्ड हम मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट देखेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये क्या होता है, ये खतरनाक होता है या नहीं होता है? खतरनाक तो नहीं है, खतरनाक नहीं बोलेंगे, लेकिन है अच्छा, ये मान ले, ये तो मानते हैं कि ये अच्छा होता है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल की बात करते हैं बेटा। देखो ध्यान से, कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व है, अगर वो डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, लेट अस अज्यूम किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पॉइंट पे टेंजेंट एग्जिस्ट करती है। उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा बेटा? टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी। हाँ सर बिल्कुल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी। अगर टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी दोस्तों, तो टेंजेंट मान लो इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट रोकी आपने, तो इस पॉइंट पर इस टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। मान लो ये कोई पॉइंट है x1, y1। इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखोगे? आपको स्लोप पता होना चाहिए, पॉइंट तो पता ही है, टेंजेंट की इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन स्ट्रेट लाइन से रिलेट करते हैं, तो हमें पता है सर पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ा था हमने। अगर उसमें हमें पॉइंट तो पता लग गया, स्लोप पता लग जाए तो काम बन जाएगा। और स्लोप आपको पता है कि क्या होता है बेटा, क्या नहीं, इसे dy बाई dx से डील करते हो तो सर स्लोप ही आ जाता है ना, dy बाई dx। कौन से पॉइंट पे? एट x1, y1, है ना। तो अगर इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, अगर इस लाइन, ये जो ब्लू सी लाइन है, इस कलर को क्या कहते हैं यार, बताना मुझे, मतलब मैं काफी यूज करता हूं, मैं कंफ्यूजन सी है, ठीक है ना। तो कहना इसे, इस लाइन की जो इक्वेशन होगी बेटा y माइनस वाई वन, याद करो वो पुराने दिन
जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ के आए थे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, यही तो इक्वेशन लिखते थे, वेयर m इज द स्लोप सर। तो कैन आई से y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या मैं बोल सकता हूं, dy बाई डी एक्स, किस पॉइंट पे, एट x1 कोमा y1 इंटू x माइनस x1, है ना। तो ये जो इक्वेशन आएगी ये यहाँ पे डब्बा ओपी हो जाएगा, और ये इक्वेशन जो है आपकी किसकी इक्वेशन बन जाएगी, टेंजेंट की इक्वेशन बन जाएगी, एट x1 कोमा y1, एट x1 कोमा y1। और अगर एक ऐसी लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ये भाई साहब ये वाली जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री टू द टेंजेंट एट द पॉइंट, एट द गिवन पॉइंट, है ना। तो कहना इसे इसका नाम जो है वो है नॉर्मल, ये है नॉर्मल, बिल्कुल बेसिक सी नॉर्मल सी लाइन है ना, नॉर्मल आदमी की तरह। तो देखिए ध्यान से, यही इक्वेशन मैंने अभी बताई, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। दूसरा देखिए नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली नॉर्मल जो लाइन है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, अगर एग्जिस्ट कर रही है तो। पहली बात एग्जिस्ट कर रही है तो ये कंडीशन अप्लाइड है। ऑब्वियसली बात है अगर स्लोप m1 है एक लाइन का, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है और दोनों परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू m2 कितना होना चाहिए बेटा, -1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो वी कैन से अगर टेंजेंट का स्लोप ये है सर, तो नॉर्मल का स्लोप -1 अपॉन डीवाई बाई डी हो जाएगा, और यू कैन से माइनस dx अपॉन dy हो जाएगा। तो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सिंपल बेसिक इक्वेशन यूजिंग, क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, यूजिंग योर ब्रेन, नहीं सर ब्रेन तो यूज कर ही रहे हैं, लेकिन यूजिंग बेसिक इक्वेशन ऑफ बेसिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म, है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है सर, अब देखिए ध्यान से, note that the point x1 y1 lies on the curve, in some cases dy by dx fails to exist। fails to exist का मतलब हो गया कि वहां पे क्या चीज है, दो केस हो सकते हैं बेटा। एक ऐसा हो सकता है कि उस पॉइंट पे टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, जो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना, शार्प पॉइंट आ गया, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन आप पढ़ गया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि dy by dx जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हुआ, एक टेंजेंट अभी भी ड्रॉ कर सकते हैं, और उस टेंजेंट को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल टेंजेंट। किसी पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट वर्टिकल हो जाए, वर्टिकल टेंजेंट हो जाए, तो मैं क्या बोल सकता हूं, उस पॉइंट पे फंक्शन में dy बाई डी एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, dy बाई डी एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आपको पता है कि वर्टिकल टेंजेंट मतलब परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस सर, और ऐसी लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो जाती है तो वहां पे dy बाई डी एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ सर बिल्कुल नहीं करेगा, उस केस में हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल टेंजेंट। इसका एग्जांपल आप लोग मुझे बताना, एक हिंट दे रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको मैंने एक हिंट दे दिया है, इसका आप मुझे बताना कि किस पॉइंट पर वर्टिकल टेंजेंट एग्जिस्ट करते हैं। बहुत कम लोग बता पाएंगे, ये हमारा मानना है, बहुत कम लोग, बहुत ही कम लोग। मुझे नहीं लगता कि आप लोग बता भी पाओगे, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर जो एक वो फेक चैनल है ना, मोहित पुनिया नाम से है ना, वो मेरे नाम पे कमेंट करता रहता है, बढ़िया। एक बच्चे ने तो पहचान लिया था, बच्चे ने बोला कि ये मोहित सर नहीं है, मोहित सर वाला आइकन दूसरा आता है, कलर दूसरा आता है आई थिंक, लेकिन वो मोहित पुनिया जी जो है वो कमेंट करते हैं, और वो अच्छे कमेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस गुमराह मत करना लोगों को। बाकी बच्चों को, प्यारे प्यारे मासूम से, मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे पीले हैं, तो उनको गुमराह मत करिएगा, बाकी आप कमेंट करिए ऑन माय बिहाफ, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने बोला भी था, ये महाशय क्या कह रहे हैं कि सर सारे मोहित नाम से ऐसे ही होते हैं क्या, तो कह रहे कि सर आप मेरा नाम लेना अगले क्लास में। ओके ठीक है भाई, ठीक है, ले लिया नाम, और क्या हो गया, है ना। चलो, हर क्लास में नाम लेता हूं, मेरा नाम है मोहित पुनिया, ऐसे बोल देता हूं, है ना। चलिए, तो टेंजेंट की केस समझ में आया हमें। वर्टिकल टेंजेंट क्या होता है, उसमें dy बाई डी एक्स एग्जिस्ट नहीं करता, और dy बाई डी एक्स एग्जिस्ट नहीं करता। देखो अब दो केस है यहाँ पे, dy बाई डी एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या हो सकता है,
एक तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल मतलब टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही, दूसरा वहां पे वर्टिकल टेंजेंट भी हो सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे बोल देते हैं नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाता है dy by dx से, नहीं, dy by dx एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब वहां पे दो केस हो सकते हैं। एक ये वर्टिकल टेंजेंट वाला जो कंसेप्ट है वो बच्चे भूल जाते हैं जनरली, इसीलिए इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, है ना। ओहो ओहो, ये तो गड़बड़ी कर दी सर आपने, ये लो, अरे अभी भी ओपन है ना, ये देखो, इसको क्लोज कर लो, कोई भी क्लोज फिगर बनाओ और उसके अंदर ऐसे कलर भर दो, है ना। वर्टिकल टेंजेंट का कंसेप्ट याद रखिएगा। ये तो दिख नहीं रहा सर, पहले अच्छा दिख रहा था सर, लो जी अच्छा दिख गया अब, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से बच्चे, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है? अगर dy बाई dx बेटा जीरो हो जाता है, इसका मतलब टेंजेंट क्या है? पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस अगर dy बाई dx जीरो, और dy बाई dx अगर इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, मतलब you get my point, you can say dx by dy जीरो की तरफ जा रहा है या जीरो है, तो we can say tangent is perpendicular to x एक्सिस, जीरो की तरफ जा रहा है तो वो मतलब कि क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर होती जा रही है x एक्सिस के। सिंपल बेसिक पॉइंट है, स्लोप के केस से आप समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब पूछा गया है ना, इस साल तो नहीं पूछना चाहिए, बाकी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, दो कर्व्स, देखिए ध्यान से, स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाला था, है ना, स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाला था। कैसे निकाला था बेटा? tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और यहीं से सारी कहानी हमने सीखी थी कि लाइंस पैरेलल हो जाती है तो m1 m2 के बराबर हो जाता है, लाइंस परपेंडिकुलर हो जाती है तो m1 इंटू m2 माइनस 1 के बराबर होता है, डिनोमिनेटर जीरो की तरफ टेंड कर रहा होता है ना, इसको ऐसे समझिएगा आप, ठीक है। लेकिन अब तो सर कर्व्स की बात आ गई, अगर मान लो जैसे एक सर्कल है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, अब ये दोनों सर्कल है, यहां पे जो ये एंगल बन रहा है, इस एंगल को निकालने के लिए आप क्या करोगे? सर क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ये थीटा डैश कर लो, है ना, कहेंगे सेम एंगल कैसे हो गया, रोंग रोंग वाले बच्चा, है ना। तो वी कैन से ये जो थीटा बन रहा है, ये थीटा जो बन रहा है दोस्तों, ये कैसे मेजर करोगे? ये तो सर कर्व है, ये कर्व है तो थीटा तो मेजर हो नहीं सकता, क्योंकि जब भी हम एंगल मेजर करते हैं सर, हम तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे बोल देते हैं ये एंगल थीटा है, लेट अस अज्यूम, है ना, ऐसे ही तो बोलते हैं ये एंगल थीटा हो गया सर, ऐसे बोल देते हैं। लेकिन सर अगर आप लाइन ही ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, ऐसे ड्रॉ कर रहे हो, तो अब एंगल कैसे मेजर करेंगे हम? एंगल थीटा थोड़ा ना बोलेंगे, इसमें तो डाउट आ गया, इसमें तो सर डाउट आ गया। तो अगर किसी दो कर्व्स में आपको एंगल मेजर करने हैं, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये सर्कल C2 है और ये सर्कल C1 है, इस पॉइंट पे C2 के ऊपर टेंजेंट कुछ ऐसे एग्जिस्ट कर रही होगी, हाँ सर, और C1 के ऊपर भी सर टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही होगी सर्कल के ऊपर, हाँ सर, और जो इन टेंजेंट्स के बीच में एंगल होगा वही एंगल बिटवीन द टू कर्व्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम बोलेंगे। एंगल बिटवीन टू कर्व्स या एंगल ऑफ टू कर्व्स या एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स की बात अगर हम करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर बात करते हैं बेटा, ऐसा नहीं कि रैंडमली क्या एंगल है, हाँ जी ये सर्कल यहां घूम रहा है, ये सर्कल यहां घूम रहा है, दोनों में एंगल, अरे इंटरसेक्शन होगा उनका, तभी जाके हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाल पाएंगे, है ना, ऑब्वियस सी बात है। और वो कैसे निकालोगे? आप दोनों टेंजेंट्स को ड्रॉ करिए, और जैसे ही टेंजेंट्स ड्रॉ की, आप वापस इस कंसेप्ट पे आ जाते हो कि एक टेंजेंट का स्लोप m1 है, दूसरी का स्लोप m2 है, तो tan थीटा ऐसे एग्जिस्ट करेगा, और थीटा क्या हो जाएगा बेटा? ऑब्वियस सी बात है tan इनवर्स ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये आपको क्या मिलेगा? एंगल बिटवीन द टू कर्व्स आर द, क्या भैया, क्या बताइए, अरे बताओ भाई, अरे बालक बताओ, हाँ सर, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें ये मिल जाएगा,
टू कर्व्स के। अब इसके ऊपर एक प्यारा सा सवाल, मुझे उम्मीद है ऐसा सवाल पूछ सकती है एनडीए के पेपर में पूछा जा सकता है कि मान लो दो सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन क्या लिखी हुई है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और C2 सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x g2x है ना, प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। या आप g1 g2 के बाद g भी कर सकते हो, f भी कर सकते हो, लेकिन c1 c2 अलग अलग लेना, अदरवाइज सर्कल बराबर हो जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन क्या है फॉर दीज टू सर्कल्स। अब ये ऑर्थोगोनैलिटी क्या होती है, अगर दो सर्कल्स 90 डिग्री पे एग्जिस्ट कर, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें, इफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन AOI, आप एंगल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स नहीं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज 90 डिग्री ऑफ टू कर्व्स then it is sad, ये बोला जाता है it is sad, they intersect ऑर्थोगोनली, है ना, दे इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। अब ये कंडीशन क्या होती है, अब ये कंडीशन वैसे मैं आपको बताना चाहूं तो बता भी सकते हैं, 2g1 या g1 g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, ये कंडीशन होती है, इसको याद रखिएगा बेटा, ये पूछी जा सकती है। एक छोटा सा पॉइंट, एनडी क्या करता है, छोटे छोटे पॉइंट्स पे क्वेश्चन उठा लेता है ना, छोटा सा पॉइंट जो कहीं ना कहीं दे रखा हो उसके ऊपर क्वेश्चन उठा लेता है। तो ये 2g1 या g1 g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, दैट इज सम ऑफ द कॉन्स्टेंट्स, है ना, इसके ऊपर आता है। ये कैसे आएगा, ऑब्वियस सी बात है, एंगल्स निकालोगे, दोनों में क्या निकालना है, एंगल निकालना है, और उस एंगल को थीटा को क्या कर देना है, 0 कर देना है, 90 कर देना। 90 कैसे करोगे, ये आपको 1090 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड कैसे आएगा, m1 m2 -1 के बराबर आ जाएगा। तो वहां से आपको क्या बन जाएगा बेटा, ये कंडीशन मिल जाती है, ठीक है। तो ये कंडीशन जरूर याद रखिएगा दोस्तों। और अब बढ़ते हैं सर आगे क्या कराओगे सर, अरे आगे अगला कंसेप्ट नहीं करवाएंगे, आगे हम अगले क्वेश्चंस करवाएंगे जो इसी के ऊपर क्वेश्चन है। कंसेप्ट इतना ही है टेंजेंट नॉर्मल का। अब इसमें पढ़ाने में मैं आपको सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल, ये सब पढ़ा सकता हूं, लेकिन आज तक सवाल नहीं पूछा तो क्या फायदा, आज तो सवाल पूछा ही नहीं है सर, क्या फायदा। और भी बहुत सारी चीजें पढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं, कोई मतलब नहीं है इसमें, हम क्वेश्चंस के थ्रू जो कुछ समझना होगा वो समझ लेंगे। आइए, अंडर व्हाट कंडीशन इज द टेंजेंट गिवन टू ए गिवन कर्व एट अ पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस मतलब कि dy बाई dx जो है इंफिनिटी भाग रहा होगा, और dx बाई dy क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। ये चीज समझ रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि dy बाई dx जो है वो इंफिनिटी की तरफ भाग रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 1/0 को इंफिनिटी बोल रहा हूं, ये गलत होता है बेटा, ऐसा नहीं बोला जाता, ये तो लिखना ही पाप है। यहां पापी लोग ये बोल देते हैं कि 1/0 इंफिनिटी होता है, अरे नहीं भैया, 1/0 आप खुद सोच के बताओ इंफिनिटी कैसे होगा, 1/0 इंफिनिटी, वाह। तो dy बाई dx इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, इसका मतलब dx बाई dy 0 की तरफ जा रहा है, और 0 एग्जिट हो जाएगा तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। कंसेप्ट ये है। अब जो आपको समझ, मतलब जो आपको यहां पे रखना है वो रखिए, चाहे आप dy बाई dx को इंफिनिटी की तरफ भगाइए, चाहे आप dx बाई dy को 0 लेके जाइए, बात एक ही है। चलिए ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखो, मैंने कहा था ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो पिछला क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, एनडीए का सवाल पूछा गया सवाल है, what is the slope of the normal at the point this of the parabola y square equal to 4ax। देखो y square equal to 4ax, पैराबोला का रिलेट कर दिया गया कहां पे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। क्या निकालना है, नॉर्मल का स्लोप निकालना है, किस पॉइंट पे,
2at² 2at पे। तो कहना इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, 2y dy by dx is equals to 4a as it is. This can be written as dy by dx can be written as 4a upon 2y, that is 2a upon y. अगर dy by dx ये है, ये dy by dx किसका स्लोप होता है सर? ये सर टेंजेंट का स्लोप होता है। किसका? ये तो भैया टेंजेंट का स्लोप है, टेंजेंट स्लोप है ना। तो नॉर्मल का क्या होगा सर? इसका 1 अपॉन में विद अ नेगेटिव साइन है ना, रेसिप्रोकल विद अ नेगेटिव साइन। तो कहना इसे स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। देखो कितने विद इन 15-20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इससे ज्यादा आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। देखिए क्या लिखूंगा इसका, -y/2a, यही तो लिखूंगा। आपको इतना लिखना थोड़ा ना है, आपको तो नहीं ये डिफरेंशिएट करना है। dy by dx क्या है? 2a/y आया, रेसिप्रोकल किया विद नेगेटिव साइन, -y/2a, y की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू कितनी है? 2at। तो -2at/2a, 2a से 2a कहेगा कि काटापीटी मचा दी गई है यहाँ पे, और आंसर आया -t। तो -t इज योर सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2y/2a, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, सिंपल कंसेप्ट। तो आंसर क्या आ गया? -t विल बी योर फाइनल आंसर। इतना इजी क्वेश्चन। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व दिस वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस के बेटा, ऐसी कोई टेंजेंट बन रही है, इसका मतलब क्या है? उसका स्लोप कितना आ रहा है? dy by dx क्या हो रहा है बेटा? 0 हो रहा है सर। dy by dx को सर 0 कर दो, आंसर आ जाएगा। dy by dx को 0 कर दो, मतलब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की बात हो रही है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है ना। उस पॉइंट पे निकालना है कि इस कर्व के ऊपर वो कौन सा पॉइंट है जहां पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन रही है। आंसर देखिए ध्यान से, डिफरेंशिएट करें, fx दे रखा है तो f' निकाल लो। f' कैसे निकालोगे सर? चाहे आप मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप u इंटू वी वाला प्रोडक्ट रूल लगा लो, एक ही बात है। देखिए ध्यान से, u इंटू वी निकाले तो 7x - 6 एज इट इज इंटू इसका डिफरेंशिएशन, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? 1/2√x, यही तो होगा। x की पावर हाफ है तो क्या आ जाएगा? 1/2 x की पावर -हाफ, दैट इज 1/2√x प्लस रूट x एज इट इज 7x - 6 का डेरिवेटिव 7 आ जाएगा। ठीक है, तो कहना इसे हमें ऐसा पॉइंट चाहिए जहां पर f', यहां लिख देता हूं बेटा, आपको बस क्या करना है? dy by dx 0 करना है ना, बस इतना कंसेप्ट था, और कंसेप्ट ही नहीं है कुछ। इसको 0 से इक्वेट करते हैं बेटा, तो कहना इसे 7x - 6 प्लस 2x इंटू 7 इज इक्वल टू 0, यही तो हो रहा है। डिफरेंशिएट मतलब आपने एलसीएम ले लिया और मल्टीप्लाई कर दिया। तो फ्रॉम हियर यू गेटिंग 7x - 6 प्लस 14x इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा? 21x इक्वल टू 6। x की वैल्यू गड़बड़ कर रहा है क्या कुछ? देखें, 6/21 3 टाइम्स जा रहा है, मतलब 2 इंटू 3, तो 3 2/7, 2/7 ऑप्शन है क्या? हाँ सर 2/7 इज ऑप्शन। x की वैल्यू 2/7 होगी, वही पॉइंट चाहिए था, x कोऑर्डिनेट चाहिए था। अगर इसमें y कोऑर्डिनेट पूछ ले तो क्या करोगे भाई? तो क्या करोगे? y कोऑर्डिनेट पूछ ले तो क्या करोगे? अरे सर करना क्या है? करना क्या है सर? टिक कर देंगे आंसर। कैसे करोगे टिक सर? सर ये x की वैल्यू 2/7 आई, यहां पे ये x कोऑर्डिनेट है किस पॉइंट का? वो वाला पॉइंट सर जहां पर टेंजेंट जो है पैरेलल हो रही है x एक्सिस के। तो अगर इस पॉइंट को आप कर्व के अंदर पुट करोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, सिंपल, खत्म सवाल। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए ध्यान से, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। दोबारा पूछा गया ऐसा सवाल, देखिए ध्यान से। डिफरेंशिएट करना है, सिंपल, 2x प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y dy by dx। हाँ जी, हाँ सर। और ये -2 और -3 का डिफरेंशिएशन 0, तो कहना इसे dy by dx क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो कहना इसे ये आ जाएगा सर x 2 तो क्या कैंसिल आउट होगा भाई? कैंसिल आउट होगा भाई। ये तो आ गया -dy by dx, है ना, यही तो आया। तो कहना इसे
सही लिखा है ना, x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स, फ्रॉम हेयर यू कैन से x माइनस वन अपॉन माइनस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको क्या करना है बेटा, जीरो कर देना है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ऑप्शन देखिए कौन सा है, 1 में x की वैल्यू एक ही में ही 1 आ रही है, यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। x की वैल्यू एक और एक्स ऑर्डिनेट, अब सीसा जो है एक ही ऑप्शन में सर 1 आ रहा है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको ये शक है इसके ऊपर कि खुद के ऊपर शक, वैसे तो कभी होता नहीं है, हम जो करते हैं वो अच्छे से करिए, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब प्रैक्टिस करोगे और टेस्ट पेपर दोगे। टेस्ट पेपर में आपके रिवार्ड स्टार्ट कर देंगे, रिवॉर्ड स्टार्ट कर देंगे। जो टेस्ट पेपर फोड़ के आएगा उसको पीडब्ल्यू की तरफ से एक बढ़िया सा गिफ्ट स्टार्ट कर देंगे, बताना हमें, रिवॉर्ड स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट पेपर अगर आप अच्छे से कर रहे हो, मेहनत अच्छे से कर रहे हो, तो रिवॉर्ड्स दे सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों के लिए है, हम बच्चों के लिए करते हैं, मेहनत करते हैं। आप सोचिए कितने टीचर्स लगातार आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। देखिए ध्यान से, चलिए आगे देखिए ध्यान से। टेस्ट सीरीज हो गई, डीपीपी हो गई, थोड़ा ऊपर नीचे होता है वो मानते हैं, उसमें हम ऐसा नहीं है कि हम लाइटली लेते हैं चीजों को, वो टाइम ऐसा हो जाता है, क्रंच हो जाता है टाइम का, एक साथ इतनी सब चीजें अपलोड करना। सोच के देखो, आपका वीडियो जो रिकॉर्ड होता है, मान लो 2 घंटे का वीडियो है, मिनिमम उसमें 3 घंटे लग जाते होंगे, है ना। टीचर रेस्ट भी करता है, बहुत सारे, कितने टीचर हैं, कितने घंटे लगाते होंगे, डेली आपको 3-4 वीडियो मिलते हैं, कितने घंटे टीचर लगाते होंगे, उसकी पीपीटी बनाने में कितना टाइम लगाते होंगे, उसको वेरीफाई करते होंगे, पीपीटी को देखते होंगे कि टाइपिस्ट ने बीई को बी तो नहीं लिख दिया, है ना। और कभी कभार नहीं देख पाते तो शायद एरर रह जाता है पीपीटी में, या इंसान है, गलती भी हो सकती है। तो आप लोगों के लिए मेहनत है, और अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे उस पर तो कोई फायदा नहीं है। हमें थोड़ा ना पेपर देना है, मैं पेपर देने जाऊंगा, मतलब मैं जाऊंगा तो फिर मैं दानिश सर और आसिम सर और मुक्तक सर और सबको साथ लेके जाऊंगा ना, एक साथ चलो पेपर दे के आते हैं, फिर तो फोड़ के आएंगे हम पेपर, है ना। आपको पेपर देना बेटा, आपको सब चीजें पढ़नी है, आपको एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, पहले 4-5 क्वेश्चन ना हो तो कैसे कूल रहना है एग्जाम में, चिल रहना है आपको एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। और ऐसा होता है, टेस्ट किया जाएगा आपको हर एक सेकंड पे। आपको लग रहा होगा कि आपको टेस्ट नहीं किया जा रहा, आपको टेस्ट किया जा रहा है। अभी इस करंट टाइम में भी टेस्ट किया जा रहा है आपको। एकदम से कोई नई नोटिफिकेशन पुश कर दी जाती है, एकदम से आपको बता दिया जाता है कि हाँ एग्जाम शिफ्ट हो गया, चलो कोविड की वजह से शिफ्ट हो गए, एग्जाम 14th को हो जाएगा। और अब नया आ गया कि हाँ 12th की डेट शीट आ गई 30th से ना, हाँ 30th के बाद से, हाँ 30th से आई थिंक, हाँ। तो आपको हर मूवमेंट पे टेस्ट किया जाएगा। ये एज ही ऐसी है जहां पे आप या तो निकल जाओगे या फिर निकल ही जाओगे, है ना। नहीं, हम वो लड़के हैं सर, हम वो बच्चे हैं सर, हम वो लड़कियां हैं सर, जो एक बार ठान लेते हैं तो कंप्लीट करके ही रहते हैं। चाहे वो एनडीए सोच लिया, चाहे जेई सोच लिया, चाहे नीट सोच लिया, चाहे आपने फ्यूचर में गवर्नमेंट आईएएस बनना है, आरएएस क्लियर करना है, यूपीएससी के एग्जाम्स और देने हैं, वो सोच लीजिए, ठान लीजिए, तो ठान लोगे तो जीत है, मान लोगे तो हार है ना। ये बहुत बार ये यूज की जाती है, तो प्लीज इस पे बिलीव रखिए, खुद को मोटिवेटेड रखिए। ये सब जो छोटी छोटी चीजें ना, आईपीएल हो गया, आईपीएल खत्म हुआ तो वार्म अप मैचेस स्टार्ट हो गए, वार्म अप मैचेस खत्म हुए तो क्या कहते हैं, वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाएगा। वर्ल्ड कप में सर ये ऐसा होगा, वैसा होगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ऐसा होगा वैसा, अरे ये सब चलता रहेगा। ये मानिए मेरी बात कि जब मैं पढ़ता था तब मुझे भी ऐसा लगता था कि अरे यार मैं कैसे मिस कर सकता हूं। मैंने उस टाइम पेपर दिए हैं जब युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे, है ना। मैंने उस टाइम पेपर दिए जब युवराज सिंह ने आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को 30 बॉल में 70 समथिंग की पारी खेली थी, और वो मैच मैंने मिस किए हैं, समझ रहे हो। आप सोचिए, मैंने उस टाइम पेपर दिए जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत रही थी, समझ रहे हो। ऐसे ऐसे पेपर्स दिए मैंने, तो आप समझिए। और डिस्ट्रक्शन नहीं, छोड़ो, खत्म, नहीं देखना तो नहीं देखना। पापा आते थे, पापा कहते थे भैया इंडिया जीत चुकी है, हमें पता कैसा लगता था तब, ऑब्वियसली देखे थे मैंने मैच, थोड़ा बहुत वो कर लिया था अपना, क्या कहते हैं टेलीकास्ट, क्या कहते हैं उसको, अरे क्या कहते हैं, हाइलाइट्स, 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 हाँ हाइलाइट्स क्या सर हाइलाइट्स भूल गए, हाइलाइट्स देख लेते हैं। अब देखो आपके एग्जाम, आपके वीडियोस बनाने हैं तो हमें टाइम नहीं मिलता है कि
जाके देखते हैं, अच्छा इंडिया का मैच था क्या, ओहो अच्छा राहुल ने बहुत मारा क्या, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, संडे को मैच होगा तो जरूर देखेंगे। तो चलिए कमिंग बैक टू दिस, मैं आपको यही समझा रहा था वैसे कि आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना है, डिस्ट्रैक्शन को डिस्ट्रैक्शन बना के रखो, दूर रखो। नहीं है भैया, जिंदगी में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। एक तो वो वाला तो खेल पालना ही नहीं है, है ना, दूसरा फोन का खेल दूर कर देना, वो वाला खेल तो समझ गए होगे, इतने होशियार तो हो। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, रेट मेजर। रेट मेजर का मतलब क्या होता है समझिए, देखिए ध्यान से, कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी है, जैसे लेट अस टेक सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सरकमफ्रेंस की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 2 पाई आर होती है ना, 2 पाई आर होती है। अब अगर इस चीज को मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आता है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट टी, टी वेयर स्टैंड्स फॉर टाइम, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से हुआ क्या, ये आया डीसी बाई डी टी इज इक्वल टू 2 पाई डी आर बाई डी टी। अब देखो ध्यान से, हो क्या रहा है, डी आर बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी आर बाई डी टी इज रिप्रेजेंटिंग चेंज इन आर व्हेन टी इज चेंज्ड, चेंज इन आर व्हेन डी इज चेंज्ड, चेंज इन आर, चेंज इन आर व्हेन टी इज चेंज्ड, समझ रहे हो, हाँ सर। और आप डीसी बाई डी क्या हो रहा है, डीसी बाई डी इज चेंज इन सर्कमफ्रेंस व्हेन टाइम इज चेंज्ड, यही तो हो गया, हाँ सर। अब सोच के देखिए कि सर्कमफ्रेंस में चेंज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सर रेडियस के चेंज के ऊपर। रेडियस बढ़ेगी तो सर्कमफ्रेंस बढ़ेगा, रेडियस घटेगी तो सर्कमफ्रेंस घटेगा, यही तो हुआ। अगर रेडियस का चेंज बढ़ता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जैसे जैसे dr बाई डी बढ़ेगा वैसे dc बाई डी बढ़ेगा, जैसे dr बाई डी घटेगा वैसे dc बाई डी घट जाएगा। जैसे dr बाई डी कांस्टेंट हो गया, मतलब या कांस्टेंट हो गया तो वो dc बाई डी भी कांस्टेंट, डी आर कांस्टेंट हो गया, आर कांस्टेंट हो गया, आर आर आर, है ना, आर कांस्टेंट हो गया बेटा तो dr बाई डी जीरो हो गया, मतलब आर कांस्टेंट हो गया तो डीसी बाई डी भी जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस चेंज ना करने पे चेंज इन सर्कमफ्रेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी जीरो हो गया। ऑब्वियसली बात है सर, सर रेडियस को कांस्टेंट कर दीजिए तो सर्कमफ्रेंस कहां से चेंज होगा, है ना कहां से चेंज होगा, क्यों चेंज होगा सर, नहीं चेंज होगा, और नहीं चेंज होगा तो उसके रेट ऑफ चेंज क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो वही चीज है यहाँ पे, तो बेसिक कंसेप्ट इसी के ऊपर, इनफैक्ट पिछले साल 20 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, इस सर्कमफ्रेंस के ऊपर ही पूछा गया था। आई थिंक मेरे को क्वेश्चन याद भी है, 0.7 दे दिया था रेडियस का चेंज, 0.7 पर सेकंड रेडियस का चेंज दे दिया था और सर्कमफ्रेंस का चेंज पूछ दिया था। बताओ बताओ बताओ, मतलब इतना इजी क्वेश्चन पूछ दिया था। क्या बोल दिया था कि इन अ सर्कल द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, देन व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस। इतना सिंपल क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया था। तो अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं पता रेट मेजर का तो खत्म हो गया। अगर ये चीज ध्यान रखिएगा, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैं आपको पहले भी बताता था, जब मैंने एमओडी करवाया था, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन कराया था, मैंने बताया था ध्यान से समझ लीजिएगा क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में चेंज पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट पूछ रहा है, वो यहां से लिंक होता है। मैथमेटिक्स में चीजें लिंक हो जाती है ना, जैसा आपका और मेरा लिंक है चलिए सर, A balloon is pumped at the rate of 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ, एक बैलून है उसमें हवा भरी जा रही है, हवा भरी जा रही है तो क्या चेंज हो रहा होगा बताओ सर, वॉल्यूम चेंज हो रही होगी। और बैलून है तो बैलून को आप क्या लेके चलोगे बेटा, स्फेयर लेके चलोगे, और स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। बहुत दिन हो गए, मैंने याद नहीं, अरे याद है, यही तो होती है, यही होनी चाहिए, ठीक है यही होती है यार, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है सर। अगर वॉल्यूम में, मतलब रेट ऑफ चेंज किसका दे रखा है, ये क्या दे रखा है, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दे रखा है, मतलब डीवी बाई डी दे रखा है, डीवी बाई डी दे रखा है आपको, ओके। व्हाट इज द रेट एट विच इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेस एट रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर रेडियस हो जाए
तो रेडियस 4 सेंटीमीटर हो जाए तो सरफेस एरिया में क्या चेंज आ रहा होगा ये बताना है। सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, रेट ऑफ चेंज दे रखा है, मतलब डीवी बाई डी दे रखा है, डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई डीवी डी आर बाई डी टी आएगा, लेकिन पहले डिफरेंशिएशन तो होगा 3r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। ओके सर, ओके सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से हमें डी आर बाई डी टी की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ सर, डीवी बाई डी टी की वैल्यू कितनी है 4 है सर, इज इक्वल टू 4, 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। 4 पाई सॉरी 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहां से dr बाई dt का रेट ऑफ चेंज ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना आ गया बेटा 1/πr स्क्वायर, है ना, 1/πr स्क्वायर। सिंपल, dr बाई dt इतना आ गया। ठीक है सर, अब क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया में चेंज निकालना है, तो कहना है सरफेस एरिया कितना होता है सर 4πr स्क्वायर होता है, 4πr स्क्वायर होता है। हाँ सर, कहना इसे हमें पूछा ds बाई dt, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा 4 पाई एज इट इज इंटू 2r इंटू डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 4 पाई इंटू 2 इंटू आर इंटू 1/πr स्क्वायर। आर से आर कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 8/r आया, आर कितना दे रखा है 4 दे रखा है, आंसर कितना आ गया 2 आ गया, आंसर कितना आ गया 2 आ गया। ऑब्वियस ही बात है, अगर ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है तो सरफेस एरिया का रेट, सरफेस एरिया, एरिया क्या होता है स्क्वायर होता है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आएगा, तो कहना है इसे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड विल बी योर फाइनल आंसर। और ये क्वेश्चन मार्क नहीं था, है ना, क्वेश्चन मार्क को हटा दीजिए। देख रहे हो कलाकारी, दिखेगा नहीं आपको, क्वेश्चन मार्क था यहाँ पे। अरे सर क्या बच्चों वाली चीजें बता रहे हो, बोर्ड का और भी बहुत सारे यूज है ना। वी कैन से आंसर कितना आ गया बेटा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, खत्म हो गया। पहले एक चीज और, कई बार ऑप्शंस में है ना बड़ा प्यारा सा ऑप्शन, देखो कभी कभार आपको क्या लगता है कि कैलकुलेशन टफ हो रही है, तो कैलकुलेशन जहां टफ लगे ना वहां पे क्या कर लिया करो, ऑप्शन पहले देख लिया करो, जरूर ऐसा जरूर होगा कि उस क्वेश्चन को आप छोटे तरीके से कर पा रहे होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। मान लीजिए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 का रेट ऑफ चेंज चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। कैसे करेंगे बताया था आपको, dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड, एक तरह से ऐसे सोचिए, मल्टीप्लाई डिवाइड करते नहीं है, वैसे सोच लीजिए बस आप। तो अगर ये सोचा है आपने, इस चीज को मैं रेसिप्रोकल में ले जाऊंगा, हाँ सर, और एक टर्म ये हो जाएगी, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिंपल, तो वी कैन से हमें निकालना है सर, एक तो निकालना है डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, जो कि सर बहुत टफ है, ये आई थिंक 2x हो जाएगा सर, है ना। हाँ, और इस चीज का रेट ऑफ चेंज निकालना है किसके रिस्पेक्ट में बेटा, x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट कर दो बस, डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा बेटा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 इंटू 2x, यही तो आएगा, यही तो आएगा, हाँ सर। और इस चीज को डिवाइड करना है सर, डिवाइड बाय 2x, तो कहना है इसे 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 बचा, हाँ सर। When x is equals to 3, x की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, 9 प्लस 16 25, रूट 5, मतलब रूट के बाहर 5 आ जाएगा, 2 into 5 10 हो जाएगा, 1/10 विल बी द फाइनल आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चन को आपको समझना है, ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिएगा मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, कैसे फंक्शंस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे कि ऐसा फंक्शन है भैया, इसको ऐसे सॉल्व, इसको इंक्रीजिंग का है, डिक्रीजिंग का है, ये बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए ध्यान से, मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या होता है मैंने पहले भी बता दिया। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, फंक्शंस के रिस्पेक्ट में विच आर आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब यहां पे ना बड़ा कंफ्यूजन है, आपको समझाएंगे कंफ्यूजन क्या है, वो समझा देते हैं। फंक्शन विचार, देखो फंक्शन कैसे हो सकते हैं मैं आपको समझा देता हूं। फंक्शन पहले देखो, अलग अलग टाइप के फंक्शन बना रहा हूं मैं। यहाँ पे ये हमेशा ऐसे मान लीजिए, अभी 2 लाइनें ड्रॉ की है, ये क्या है आपकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना। अब देखिए ध्यान से, सर डंडा ओपी हो गया यहाँ तो, है ना।
डंडे से बना दिया आपने। देखिए ध्यान से, एक फंक्शन कुछ ऐसा, ठीक है सर, एक फंक्शन कुछ ऐसा, ठीक है सर, एक कुछ फंक्शन ऐसा, ठीक है सर, एक फंक्शन कुछ ऐसा, ठीक है सर, और एक फंक्शन कुछ ऐसा सांप जैसा, है ना। ऐसे अलग अलग फंक्शन बना दिए। ये अलग अलग फंक्शन क्या कह रहे हैं आपको, समझिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से। ये फंक्शन जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे इस फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ये किसका फंक्शन होगा, y इक्वल टू कोई gx या कोई x का फंक्शन होगा, है ना। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है। ये फंक्शन क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अभी मैं इसको इंक्रीजिंग लिख रहा हूं, बाद में चेंज कर दूंगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग क्यों, जैसे जैसे x बढ़ा वैसे वैसे इंक्रीज हो रहा है y की वैल्यू भी, तो ये फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। ये फंक्शन क्या है सर, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है सर, डिक्रीजिंग फंक्शन। अभी चेंज करूंगा इसको, पहले बता रहा हूं डिक्रीजिंग फंक्शन है। सर ये वाला फंक्शन क्या है, देखो ये x जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे y तो बढ़ रहा है, लेकिन इस रेंज में देखो x जैसे जैसे बढ़ रहा है y कांस्टेंट हो रहा है। तो या तो y बढ़ रहा है या फिर y कांस्टेंट हो रहा है। तो सर ये डिक्रीज नहीं हो रहा, हाँ सर ये नॉन डिक्रीजिंग है, नॉन डिक्रीजिंग है। इसको चेंज कर दूंगा, बाद में चेंज कर दूंगा। सिमिलरली सर ये नॉन इंक्रीजिंग है, इसको क्या कर दूंगा, ऑब्वियसली सर चेंज कर दूंगा। सर ये तो बड़ा बिंदास है, कभी तो बढ़ रहा है कभी नीचे जा रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी नीचे जा रहा है, कभी बढ़ रहा है नीचे जा रहा है, कभी बढ़ रहा है नीचे जा रहा है, और ऐसे चेंज होता रह जा रहा है। तो ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, है ना। हाँ सर, लेकिन सर हमने कभी नहीं सुना कि ऐसा नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, ये फंक्शन को बोल देते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन कि ये बढ़ रहा है या कांस्टेंट रह रहा है, बढ़ रहा है या कांस्टेंट रह रहा है, सिंपल। सर लेकिन इसको इंक्रीजिंग बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये भाई साहब स्ट्रिक्ट है, ये सिर्फ इंक्रीज करेगा, सिर्फ इंक्रीज करेगा, तो इसको क्या बोल देंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसको कर देते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और ये क्या है, नॉन इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो गया सर, ये फंक्शन कौन सा हो गया, अरे ये फंक्शन कौन सा हो गया सर, ये फंक्शन हो गया सर डिक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन हो गया बेटा, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आया दोस्तों, हाँ सर बेसिक चीज है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यहाँ हो क्या रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन, हमें हमें कैसे समझ में आ रहा है, हम सिर्फ x के रिस्पेक्ट में बातें कर रहे हैं। ये हमारा ऐसे मान लो x एक्सिस y एक्सिस है, एक साइड ये x जो है, ये जो x बढ़ रहा है, x जो बढ़ रहा है, x ऐसे बढ़ रहा है सर, उसके कोरस्पॉन्डिंग हम y की वैल्यूज देते हैं ग्राफ के ऊपर। जैसे ऐसे देखो, सोच के देखो कि ये x1 है, कोरस्पॉन्डिंगली इसके वैल्यू जो आई यहाँ पे y बनाई, ये x2 है, कोरस्पॉन्डिंगली जो y2 आया वो ही आया, है ना। देखो ध्यान से, x1 से x2 गया, कैन आई से दिस कि x इंक्रीज हुआ, हाँ सर, लेकिन फंक्शन की वैल्यू कहां से आ गई, y1 से y2 आ गई। y1 वैल्यू ऑब्वियसली ऊपर की साइड है तो ज्यादा होगी, y2 से वैल्यू से y कितना हो गया, डिक्रीज हो गया। मतलब क्या हुआ, इंक्रीज इन x रिजल्ट्स y डिक्रीज, डिक्रीजिंग y। फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन। हाँ जी, समझ में आया, हाँ सर समझने की क्या बात है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है सर, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब एक चीज और सोचो, अभी ऐसे टाइम आया नहीं है इस चीज को समझाने बताने का, आपको सुचवाने का, बताने का आपको इस चीज का टाइम नहीं आया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप लोग समझ जाओगे। इसके टेंजेंट देखो, कोई भी किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट देखो, इसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट देखो, कैन आई से उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो नेगेटिव आ रहा है। टेंजेंट का स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से लेते हैं हम स्लोप तो, है ना। और एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा आ रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो एंगल जो है वो हमेशा 90 डिग्री से बड़ा आ रहा है। और यू कैन से dy बाई dx हमेशा क्या आ रहा है, dy बाई dx हमेशा क्या आ रहा है दोस्तों, dy बाई dx आ रहा है सर हमेशा, dy बाई dx इज ऑलवेज लेस देन 0 इन दिस केस, है ना। dy बाई dx क्या आ रहा है, हमेशा लेस देन 0 आ रहा है।
सेम कंसेप्ट आप इसके ऊपर अप्लाई करके देखो, dy बाई डी एक्स हमेशा क्या आ रहा है इसका, हमेशा सर ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इट शुड बी डिफरेंशिएबल, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, डिफरेंशिएबल की बात हो रही है। dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। इसका सर हमने कर लिया, dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है सर, लेस देन 0। दिख रहा है क्या ये? हाँ दिख रहा है सर। इस केस में क्या हो रहा है सर जी, सर जी इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में सोच के देखिए, dy बाई डी एक्स या तो ग्रेटर देन 0 है या फिर इक्वल टू 0। इस रेंज में इक्वल टू 0 है, लेकिन बड़ा भी है, 0 से बड़ा भी है यहां पे, और इसके रेंज में dy बाई डी एक्स 0 है। dy बाई डी एक्स कैसे देख रहे हो सर आप, स्लोप देख रहा हूं टेंजेंट का, ऐसे टेंजेंट का स्लोप देख रहा हूं बस। ये मान लो ओरिजिन है और मतलब ऐसे टेंजेंट का स्लोप, एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, ऐसे स्लोप की बात कर रहे हैं बस। और ये ऐसे, इससे पीछे जाएगा नहीं, टूट जाएगा भाई, शादीशुदा आदमी हो, है ना। तो वी कैन से dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस केस में सर dy बाई डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। और यहां पर dy बाई डी एक्स कभी तो पॉजिटिव है, कभी इक्वल टू 0 है, और कभी लेस देन 0 हो रहा है, मतलब तीनों हो रहा है, तो हम बोल देंगे ये फंक्शन क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। लेकिन इसमें भी एक कैच आ जाता है, कई बार वो क्या कह देते हैं कि भैया, ओ भैया, हाँ भैया, यहां से यहां ये दो वाइट डंडे हैं, इनके बीच में बताओ, तो इनके बीच में तो सर dy बाई डी एक्स क्या है, पॉजिटिव है, और वो पॉजिटिव अगर हुआ तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। और दिख भी रहा है ना भैया कैसे बढ़ रहा है, दिख भी रहा है कैसे बढ़ रहा है। ठीक है सर, ये पूरी कहानी है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शन की। आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन देयर एंटायर डोमेन आर कॉल्ड एज मोनोटोनिक फंक्शन। या तो बढ़ते जा रहे हैं या डिक्रीज होते जा रहे हैं, उनको मोनोटोनिक। नॉन मोनोटोनिक कौन से होंगे, जो बढ़ते होंगे, डिक्रीज करते होंगे, वो फंक्शन नॉन मोनोटोनिक हो जाते हैं। इंक्रीजिंग एज वेल एज decreasing functions in their domain is called as monotonic, non monotonic sorry। और अब हमें क्वेश्चन देखो, हमें ऐसा थोड़ा ना पूछेगा क्वेश्चन, ऐसा भी पूछ सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकता, कि ये फंक्शन दे दिया, ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, e टू द पावर x है, साफ पता लग रहा है सर कि इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा है, हमेशा इंक्रीज करता रहेगा, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती रहेगी, है ना। ठीक है सर, ये एग्जांपल दे रखे हैं नॉन मोनोटोनिक फंक्शन के। साइन एक्स आपको पता है इंक्रीज डिक्रीज चलता रहता है। साइन एक्स, मोड एक्स, आप सोचिए पहले वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है और फिर वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है ना। हाँ, सिमिलरली आप अगर मोनोटोनिक की बात करोगे, ln x e टू द पावर x, ये एग्जांपल दे रखे हैं। आगे बढ़ो दोस्तों, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन जो आया वो मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहां पे हमें क्या देखना होगा, वो रिजल्ट लिख देते हैं यहां पे कि सर गो फॉर dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0। फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। फंक्शन क्या हो गया, अगर थ्रू आउट dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है, फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। dy बाई डी एक्स सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया बेटा, है ना। फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग, ओनली इंक्रीजिंग बोल दिया। dy बाई डी एक्स सर लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, डिक्रीजिंग फंक्शन, और dy बाई डी एक्स हमेशा ही लेस देन 0, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये चीज समझ में आई। हाँ, लेकिन एनडीए क्या करता है, एनडीए आपसे क्या पूछ लेता है, वो इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कभी नहीं पूछता, वो इंक्रीजिंग बोलता है। तो आप क्या लेके चलोगे, इंक्रीजिंग बोला है तो आप ये दोनों चीज ध्यान से रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों चीज ऑप्शन ऐसे देगा जो आपको कंफ्यूजन नहीं देगा, ऑप्शन ऐसे करेगा कि वो कंफ्यूजन नहीं होने देगा, है ना। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसी चीज को मैं रिलेट करूंगा मैक्सिमम मिनिमा में भी, तो ध्यान से इस चीज को दोबारा अगर नहीं समझ में, ऐसा होता नहीं है जनरली कि समझ में ना आए, स्लोप ही तो देखना है भैया, स्लोप ही तो देखना है, तो वो समझ में तो आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं आया तो प्लीज देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 to 2। इंक्रीजिंग निकालना है मतलब f डैश x की बात हो रही होगी सर, f डैश x निकाल लो सर, f डैश x की वैल्यू कितनी आई सर, 2x प्लस mi। अब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 2x प्लस
m की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अभी जो मैं बात कर रहा था ना कि एनडी इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को कंसीडर सिर्फ इंक्रीजिंग करता है, तो वही चीज यहां पे भी कंसीडर होगी। अब देखना, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए कि x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है। x क्या दे रखा है बेटा, x बिलोंग्स टू 1 to 2, 1 से 2। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी हो गई, मिनिमम वैल्यू 1 पे आएगी, ऑब्वियस सी बात है, 2 into 1 2 प्लस m, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ डैश एक्स की रेंज बता रहा हूं, ये एफ डैश एक्स बिलोंग्स टू 2 प्लस m से लेके कहना इसे 4 प्लस m, यही तो हुआ। अब ये वैल्यू जो होनी चाहिए इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, इंक्रीजिंग बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो कहना इसे 2 प्लस m शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कहना इसे m की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2। हाँ सर, -2 के से बड़ी या उसके बराबर होनी चाहिए, और उसने पूछा स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू तो -2 ही आ रही है, -2 से बड़ी, ऐसे मत करना m की वैल्यू क्वेश्चन में, अरे बुड़बक, स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाली, m की वैल्यू -3, आंसर टिक, बिंदास। अरे नहीं भैया, ऐसी ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। तो वी कैन से m शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अगर आप -2 भी पुट करते हो तो f डैश x देखो क्या आ रहा है, f डैश x बिलोंग्स टू, ये आ जाएगा 0, और ये -2 से 2, तो वी कैन से 0 से 2 आंसर आ जाएगा, 0 से 2 आंसर आ जाएगा सर। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। फाइनल आंसर सी ऑप्शन, -2। ऐसा क्वेश्चन देखो, मैंने यही कहा था कि इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, उसको वो एक ही कंसीडर करके जाता है। तो f डैश एक्स आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना था, वो कर दिया आपने। चलिए, द फंक्शन इंक्रीजेस 4, इंक्रीजेस 4 मतलब कि f डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही होना चाहिए ना। अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है फंक्शन एफ एक्स, डेरिवेटिव निकाल लूं, हाँ सर, डेरिवेटिव आया 2x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2/2 दैट इज 1, है ना। हाँ सर, तो f डैश एक्स अगर 0 से बड़ा है, अगर x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैन आई से आंसर विल बी x इज ग्रेटर देन 1 ओनली, है ना। ये तो -1 ओनली नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, -1 से नीचे ये क्या है, 1 से नीचे नहीं। तो आंसर क्या आया, सी ऑप्शन। कितना इजी क्वेश्चन, इतना ज्यादा लिखना पड़ रहा है आपको इस क्वेश्चन में कि आपको बहुत टाइम यूटिलाइज करना पड़े, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, एक कहता कि टेक बर्नर के बाद सर ही हैं जो हंसते रहते हैं। अरे जिंदगी में फन जरूरी है दोस्तों, जिंदगी में मुस्कुराना जरूरी है, मैं तो ये मानता हूं, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आपकी प्रॉब्लम्स जो है ना आधी हो जाती है। सच बता रहा हूं, ये होता है, आपसे तो ज्यादा एक्सपीरियंस है ना लाइफ का, और ऐसा एक्सपीरियंस है कि बहुत 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 मतलब घर वालों की वैल्यूज से, वो जो बाहर जाना, लाइफ के बारे में सीखना, कॉलेज जाना, कॉलेज के बारे में सीखना, सब कुछ दुनिया कैसी होती है, उसके बाद कॉलेज गेट से बाहर आना, और फिर इतना एक्सपीरियंस इकट्ठा करना, नॉर्थ रीजन पूरा कवर कर लेना। मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों को तो पता है, मैं पूरा नॉर्थ इंडियन हूँ, है ना। राजस्थान में पैदा हुआ, पंजाब से एजुकेशन की, देन दिल्ली में जॉब करता हूँ, ठीक है। हरियाणा मेरा बैकग्राउंड है, ठीक है। हरियाणा मेरे दादा दादी नाना नानी वहीं के हैं, और मतलब मेरे पेरेंट्स वहाँ के हैं, तो हरियाणा मेरा बैकग्राउंड है। और एक और पॉइंट है जो हम बताते नहीं है ना, तो ये पूरा नॉर्थ रीजन हम कवर कर लेते हैं। तो ठीक है, जॉब मैं दिल्ली में करता हूँ, तो पिछले कई सालों से मैं दिल्ली में हूँ, है ना। तो वी कैन से कि सर हम नॉर्थ इंडियन हैं। क्यों बताई मैंने बात, क्यों बताई थी, पता नहीं सर क्यों बता दी। चलिए एफ एक्स जो है बेटा क्या है, 3x² + 6x - 9, देन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स कितना है बेटा 6x + 6। अगर ये इंक्रीजिंग होगा तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वी कैन से x शुड बी ग्रेटर देन -1। -1 से इंफिनिटी पे जा रहा है, -1 से 3 तक नहीं, ये ऑप्शन भी सही है वैसे, -1 से 3 सही ऑप्शन है। डिक्रीजिंग इन 3 टू इंफिनिटी गलत, इंक्रीजिंग इन -∞ टू -1 गलत, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन -∞ टू -1,
ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि देखो ध्यान से ये आया 6x प्लस 6 डिक्रीजिंग के लेस देन 0 होना चाहिए, x शुड बी लेस देन -1, -1 से छोटा मतलब -∞ से -1। ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ऑप्शन ये भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। fx इज इंक्रीजिंग इन -1 to 3, x -1 से बड़ा हो गया, f डैश x ग्रेटर देन 0 आ गया, f डैश x ग्रेटर देन 0 आया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। इनफैक्ट ये तो पैराबोला है, आप समझिए ये पैराबोला कैसे ड्रॉ होगा, पैराबोला का वर्टेक्स कैसा बना, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बेटा पैराबोला के, आइए जल्दी से, अरे 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 हाँ, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स समझा देता हूं जल्दी से। पैराबोला जो होता है बेटा ये बहुत काम की चीज है। पैराबोला 6 टाइप के पैराबोला मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 6 टाइप के ग्राफ्स मैंने आपको समझाए थे। पैराबोला के कोऑर्डिनेट्स होते हैं सर -b/2a, -d/4a, -d/4a। तो अभी जो क्वेश्चन दे रखा था बेटा वो क्या था, क्वाड्रेटिक जो था 3x² + 6x - 9, 3x² + 6x - 9, यही तो क्वाड्रेटिक है। इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। देखो इस वर्टेक्स से इधर की साइड डिक्रीजिंग है, इधर साइड इंक्रीजिंग फंक्शन साफ साफ दिख रहा है। 3x², जरूरी नहीं है इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, मुझे नहीं पता। डिस्क्रिमिनेंट देखो यहां से पॉजिटिव आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट, तो ये x एक्सिस को कट नहीं करेगा, मैं तो रैंडम बता रहा हूं, है ना। इसको रब कर दीजिए आप, कहीं बाद में आप मुझे कॉट करो कि अरे सर गलत बता दिए। गलत नहीं बता रहे दोस्त, गलत नहीं बता रहे, गलत नहीं बता रहे, बस मैं पैराबोला के कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको। पैराबोला के वर्टेक्स की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा। कैन आई से डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है क्या, b² -4 * a * c, हाँ लेस देन 0 है। देखिए ध्यान से -p -6/2a, 2 * 3 दैट इज -1, -d, d कितना है बेटा 36 - 4 * -9 * 3, तो वी कैन से ये आ गया 36 प्लस का 36 * 4 आ गया क्या, हाँ सर 144 आ गया क्या, हाँ सर ऐसे कुछ आ रहा है 144 आ गया बेटा। तो वी कैन से माइनस मतलब 144 अपॉन, अच्छा इसकी जरूरत भी नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं है, क्यों सर, देखो ध्यान से, अच्छा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, हाँ तो वी कैन से डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ग्राफ अच्छा बन रहा है बिंदास वाला, है ना। हाँ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, आपके रियल रूट्स इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा बेटा, मतलब इक्वल रूट्स, और लेस देन 0 में क्या हो जाएगा, इमेजिनरी रूट्स। यही तो करते हैं हम, हाँ यही करते हैं सर। तो इसका तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले मैंने कुछ गलत कर दिया था, ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा, है ना। हाँ तो पॉइंट कितना आ रहा है -1, -d/4a, तो 12, तो -1, -12 ये पॉइंट आ रहा है। मुझे -12 निकालना ही नहीं था, -1 के ऊपर वर्टेक्स का x एब्सिस आ रहा है, x कोऑर्डिनेट आ रहा है, तो कैन आई से -1 से अगर x छोटा है तो वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, x बड़ा है -1 से तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये दोनों ऑप्शन जो थे वो करेक्ट थे, लेकिन ये मोर एप्रोप्रिएट है क्योंकि इसमें रेंज बड़ी दे रखी है और कुछ नहीं है। यहां पे अगर आपको इस क्वेश्चन को गलत करना है तो यहां पे ओनली लगा लो, ओनली लगा लो, है ना। तो ये क्वेश्चन ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। fx इज इक्वल टू y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस एक्स, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस एक्स। अरे बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। अरे सर ड्रा क्यों रहे हो मास्टर, इतो तेज क्यों बोला तू। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 + x², और x का डिफरेंशिएशन -1, तो मैं कहना इसे 1 + x² अपॉन 1 + x²। हाँ सर, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 - 1 - x² अपॉन 1 + x²। हाँ सर, कैन आई से -x² अपॉन 1 + x², दैट विल बी इक्वल टू -1 अपॉन 1 + x², -1 अपॉन सॉरी -x² अपॉन 1 + x²। x² एक पॉजिटिव क्वांटिटी बच्चा, डिनोमिनेटर में देखो 1 + x², x² क्या है, x² 0 हो सकता है या तो, या फिर क्या हो सकता है बेटा, पॉजिटिव हो सकता है ना। 1 + x² की बात कर रहे हैं, x² 0 हो सकता है या पॉजिटिव होता है, 1 ऐड कर दिया तो ये पॉजिटिव। बेसिकली ये 0 से हमेशा बड़ा रहेगा, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, सिर्फ इसकी, 0 से हमेशा बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा, लेकिन बाहर एक माइनस साइन लगा दिया सर, तो कहना इसे 0 से हमेशा छोटा या उसके बराबर रहेगा। अगर ऐसा हो रहा है फंक्शन क्या आ गया, डिक्रीजिंग आ गया। dy/dx हमेशा क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है, फंक्शन क्या आ गया, डिक्रीजिंग आ गया, इज ऑलवेज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, इज ऑलवेज अ डिक्रीजिंग फंक्शन।
चलिए नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, मैक्सिमा एंड मिनिमा का कंसेप्ट, बड़ा ही प्यारा सा कंसेप्ट है। आइए समझते हैं मैक्सिमा मिनिमा का मतलब क्या होता है। ये आपका क्या है सर, ये ऐसी दो लाइनें हैं जो जिंदगी में कभी नहीं मारी है ना, नहीं सर मारी है बहुत बार लाइन ये वाली, अरे लाइन ये वाली लाइन ड्रॉ करने की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो कहना इसे देखो ध्यान से, मान लो ऐसे कोई ग्राफ है, रैंडमली ऐसे कुछ ग्राफ बना लिया मैंने। अब आप कोई भी एक रैंडम पॉइंट उठाते हैं, एक रैंडम पॉइंट उठाया बेटा ये वाला x1, एक पॉइंट उठाया ये वाला x2, एक पॉइंट उठाया ये वाला x3 और एक पॉइंट उठाया ये वाला x4। ठीक है सर, अब सबसे पहले x1 को एनालाइज करते हैं। x1 कोई पॉइंट ऐसे है यहां पे, मतलब ऐसा कर्व है, ये वाला पॉइंट x1 है। अब अगर x1 से हल्का सा छोटा पॉइंट लूं, हल्का सा लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट लूं, तो जो वैल्यू x1 पे आ रही है ना, जो वैल्यू x1 पे आ रही है, देखो ध्यान से, x1 पे वैल्यू क्या आ रही है, ये वाली आ रही है, x1 पे वैल्यू ये आ रही है। x1 से छोटी वैल्यू ले तो थोड़ी सी वैल्यू छोटी हो रही है सर, x1 से बड़ी वैल्यू ले तो थोड़ी सी वैल्यू बड़ी हो रही है, यही हो रहा है ना। हाँ सर, अब x2 पे देखो सर, x2 पे वैल्यू क्या आ रही है सर, ये वाली आ रही है। हाँ सर, x2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू ली, x1 पे जो वैल्यू आ रही है उससे कम वैल्यू आ रही है। x2 पे जो वैल्यू आ रही है उससे कम वैल्यू, दोबारा बता देता हूं, x2 पे वैल्यू निकाली, x2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू ली, उस पे जो वैल्यू आ रही है वो x2 पे जो वैल्यू आ रही है उससे कम आ रही है। ठीक है सर, x2 से बड़ी वैल्यू ली, x2 से कहा बड़ी वैल्यू दो, इससे x2 से बड़ी वैल्यू, उस पर भी वैल्यू जो आ रही है वो x2 पर जो वैल्यू आ रही है उससे कम आ रही है। तो कह रहा है इसे x2 के आस पड़ोस में, चाहे लेफ्ट हैंड साइड देखो चाहे राइट हैंड साइड देखो, किसके x2 के लेफ्ट हैंड साइड देखो चाहे राइट हैंड साइड देखो, वैल्यू जो है वो कम आ रही है एज कंपेयर टू द वैल्यू एट x2। यस सर, बिल्कुल सही बात। मतलब x2 भाई साहब क्या हो गए, x2 भाई साहब हो गए थोड़े से स्वैग वाले बंदे। क्यों? क्योंकि इनके आस पड़ोस की वैल्यू जो है कम रख रहे हैं ना, कम रख रहे हैं। हाँ सर, अब x3 पे देखा हमने, x3 से वैल्यू छोटी ली तो वैल्यू ज्यादा आ गई, x3 से बड़ी वैल्यू ली तो वैल्यू कम आ गई। कोई मतलब नहीं है, एक साइड ज्यादा आ रही है एक साइड कम आ रही है, हमें सिर्फ उस पॉइंट से मतलब है जिस पॉइंट पे वैल्यू क्या हो, या तो दोनों साइड ज्यादा हो या दोनों साइड कम हो। ठीक है सर, अब x4 पे वैल्यू देखा तो x4 भाई साहब बड़े ही सभ्य से इंसान है, इन्होंने आस पड़ोस के लोगों को बोला कि आपके ऊपर जो वैल्यू है वो ज्यादा है, मेरे से कोई दिक्कत नहीं, मुझे मेरी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। स्वैग वाला आदमी है। क्यों इंपॉर्टेंस ज्यादा है, देखिए ध्यान से, x4 पे वैल्यू मिनिमम आ रही है अगर आस पड़ोस में देखें वैल्यू, चाहे लेफ्ट हैंड साइड देखो चाहे राइट हैंड साइड देखो, दोनों की वैल्यू ज्यादा आ रही है एज कंपेयर टू द वैल्यू एट x4। तो यही चीज है मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट। मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट क्या कहता है आपको, कि अगर किसी फंक्शन में कोई पॉइंट उठा रहे हो आप, मान लो एट x इक्वल टू c उठा रहे हो, at x equals to c, so we can say f of c is always greater than f of x for every x belongs to c minus h to c plus h। अब मैथमेटिकली लिख रहा हूं इस चीज को, मैथमेटिकली लिख रहा हूं कि c माइनस h ले लो, मतलब c से हल्की सी छोटी वैल्यू, c प्लस h ले लो, c से हल्की सी बड़ी वैल्यू, है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर c पे वैल्यू ज्यादा आ रही है देन C point at x equals to c is point of maxima, point of maxima, है ना। हाँ सर, सिमिलरली सर अगर at x equals to c f of c is less than f of x for every x belongs to c minus h to c plus h, for every x belongs to c minus h to c plus h, can we say this कि c is the point of minima at x equals to c, at x equals to c is point of minima,
मिनिमा, है ना, मिनिमा। समझ में आया बेटा? हाँ सर। अब सर क्या ये, अब समझने की कोशिश करते हैं सर। एक चीज और समझ में आ रही है हमें, देखिए ध्यान से सर, कि यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करो सर, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब बात कर रहा हूं मैं। यहां फंक्शन, यहां टेंजेंट ड्रॉ करो सर, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव लिख दो सर। dy बाई डी एक्स के बारे में कहानी बता दो सर, dy बाई डी एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0। सर यहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे dy बाई डी एक्स लेस देन 0, और यहां टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बेटा, 0 के बराबर। मतलब कि सर मैक्सिमा पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, प्लीज हैशटैग कंडीशंस अप्लाइड आता है ना, म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, सब्जेक्ट आर मार्केट टू रिस्क, मतलब सब्जेक्ट आर जो भी बोलते हैं लाइन वो, और फिर एक तेज सी लाइन है ना, यही तेज वाली लाइन यही होती है। तो प्लीज रीड द ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो यहां पे भी क्या बोला गया है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये बोल दिया गया है। अभी मैंने सिर्फ dy बाई डी एक्स की बात कर रहा हूं। तो क्या हो रहा है dy बाई डी एक्स, देखिए ध्यान से, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव था, 0 हुआ, नेगेटिव हुआ। आप ऐसे समझिए कि ऐसे चढ़ाई जा रहे थे, फिर 0 हुआ और फिर नेगेटिव हुआ। पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट आएगा। मैक्सिमा पे क्या हो रहा है, dy बाई डी एक्स अगर देखें लेफ्ट हैंड साइड पे dy बाई डी, अरे लेफ्ट हैंड साइड पे देखें dy बाई डी एक्स क्या हो रहा है बेटा, ग्रेटर देन 0। राइट हैंड साइड पे क्या है, dy बाई डी एक्स लेस देन 0। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा का मतलब क्या हुआ, पॉइंट ऑफ मिनिमा में dy बाई डी एक्स पहले सोचो लेस देन 0, फिर 0 और फिर, तो ये क्या आ रहा है सर, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है dy बाई डी एक्स, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। अच्छे से मार्क कर लीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। और ये क्या है सर, ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो अभी देखेंगे वो, तब वहां पे dy बाई डी एक्स 0 नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है उस पॉइंट पे। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से एक और इंपॉर्टेंट बात, क्या सर मैक्सिमा मिनिमा तभी एग्जिस्ट करता है जब dy बाई डी एक्स 0 हो रहा हो? क्योंकि जब अभी आपने जो क्वेश्चन ड्रॉ किया, क्वेश्चन जो ग्राफ ड्रॉ किया था, यहां पे मैक्सिमा मिनिमा था, यहां पे मैक्सिमा था, ये मैक्सिमा पे भी dy बाई डी एक्स 0 हो रहा है, मिनिमा पे भी dy बाई डी एक्स 0 हो रहा है। ऐसा नहीं होता, ऐसा जरूरी नहीं है कि dy बाई डी एक्स 0 ही हो तभी मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। इनफैक्ट ऐसा भी नहीं है कि dy बाई डी एक्स 0 है तो वहां पे मैक्सिमा और मिनिमा होना भी जरूरी है, अभी समझाऊंगा। लेकिन एक ग्राफ आपको ड्रॉ कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये लो, ये एक शार्प पॉइंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था, ये क्वेश्चन पूछा भी गया कि dy बाई डी एक्स इस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ रहा है ना। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से, एक्सट्रीमम जो बेसिक टर्म्स हैं वो बता देता हूं, इनके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली बोल देते हैं। एक्सट्रीमम क्या होता है, इट इज अ टर्म यूज्ड फॉर बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड द पॉइंट एट which it occurs is also called as point of extrema। point of extrema का मतलब क्या हुआ बेटा, कि या तो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। अब वो पॉइंट हो सकता है वहां पे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, मतलब dy बाई डी एक्स 0 हो, dy बाई डी एक्स 0 ना हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी पॉइंट ऑफ, मतलब सॉरी, हाँ, ये भी क्या है, पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या है, जैसे एक्सट्रीमम, जैसे dy बाई डी एक्स अभी ड्रॉ किया था ना, ये वाला पॉइंट भी एक्सट्रीमम कहलाता है ना। ठीक है सर, और क्लोज इंटरवल ले लेते हैं तो कई बार एंड पॉइंट्स पे भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू आती है तो उनको भी एक्सट्रीमम बोल देते हैं, है ना। ठीक है सर, नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये भाई साहब बड़े मस्त से पॉइंट है। यहां पे क्या होता है, dy बाई डी एक्स तो 0 हो जाता है, लेकिन क्या हो रहा होगा, यहां पे कर्व जो है, मतलब मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता, dy बाई डी एक्स 0 हो जाता है। x equals to c is set to the point if concavity of the function changes। concavity कैसे चेंज हो रही है, जैसे x क्यूब का देखो ध्यान से, x क्यूब का देखो ध्यान से कैसे हो रहा होगा बेटा, x क्यूब का ग्राफ ऐसा कुछ आता है। x क्यूब फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर आप ये बना के चल रहे हो माइंड में dy बाई डी एक्स 0 मतलब मैक्सिमा मिनिमा, तो गलत हो जाता है। कैसे, देखो ध्यान से, dy बाई डी एक्स निकाला तो y डैश निकाला, y डैश कितना आया 3x स्क्वायर, एट x इक्वल टू 0 ये 0 हो रहा है, लेकिन आप 0 से लेफ्ट हैंड साइड देखोगे वैल्यू कम आ रही है, राइट हैंड साइड देखोगे वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो इसलिए ये पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ
इन्फ्लेक्शन। कनकेविटी चेंज होती है फंक्शन की, कनकेविटी से ज्यादा रिलेट करिएगा, dy/dx से रिलेट मत करिएगा, है ना। कनकेविटी जो है बेटा देखो, कनकेविटी जो है यहाँ पे चेंज हो रही है, एक ऐसे आ रहा है एक ऐसे आ रहा है, तो फंक्शन की कनकेविटी चेंज हो रही है, एक ऐसे आ रहा है बेटा एक ऐसे आ रहा है, तो फंक्शन की कनकेविटी क्या हो रही है, चेंज हो जाती जा रही है। तो इसलिए इस पॉइंट की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इन सारे पॉइंट्स को मिला के देखो ध्यान से, सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच f dash x is equals to 0 आर ऑफन कॉल्ड एज स्टेशनरी पॉइंट। ये वो वाले पॉइंट है जहां पे आपको दिमाग लगाना है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इज 0 एट स्टेशनरी पॉइंट, r is 0 at स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है सर। और क्रिटिकल पॉइंट्स में कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड हो जाते हैं, जो नॉन डिफरेंशिएबल वाले पॉइंट्स होते हैं, है ना। देखिए ध्यान से, अ पॉइंट c इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन एट विच आइदर f dash ऑफ c इक्वल टू 0 और f इज नॉट डिफरेंशियल इज कॉल्ड एज क्रिटिकल पॉइंट। तो यहां पर दिमाग निकालना है कि क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हो गए, स्टेशनरी पॉइंट्स प्लस वो वाले पॉइंट्स जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट कर सकता है। अभी बना के दिखाया ग्राफ, है ना। हाँ सर, चलिए सर नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, कैसे चेक करोगे सर कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो पहला टेस्ट क्या कहता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब कि एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद हम उसको चेक कर रहे हैं, है ना। एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद से हम उसको चेक कर रहे हैं कि क्या कह रहा है बेटा, कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करिएगा आप कि सर अगर f डैश x फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब, जैसा भी मैंने बोला कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, एक बार ही डिफरेंशिएशन में काम चल जाएगा। अब f डैश x निकालिए, ठीक है सर। अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है और किसी पॉइंट के अबाउट की बात हो रही है, पॉइंट के अबाउट इर्द गिर्द, है ना, इर्द गिर्द पॉइंट के अबाउट f डैश x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और राइट हैंड साइड f डैश x क्या है, लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और अगर f डैश x लेस देन 0 से f डैश x ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 से ग्रेटर देन 0 आ रहा है, वो क्या हो जाएगा बेटा, पॉइंट ऑफ मिनिमा आ जाएगा। मतलब कि सर f डैश x जो है, f डैश x पॉजिटिव से नेगेटिव अगर जा रहा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है सर, समझ में आ गया। मेक श्योर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना। फंक्शन कंटिन्यूअस है, ऐसा नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। यहां पे आप बोलिए फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। फंक्शन क्यों कंटिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूअस क्यों होना चाहिए, समझिए आप कि जैसे मान लो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो रहा और दिक्कत हो जाएगी, फिर उस पॉइंट पे दिक्कत हो जाएगी, फंक्शन ही कंटिन्यूअस नहीं है, तो फिर तो आप मैक्सिमा मिनिमा की क्या बात कर रहे हो। ऐसा कुछ फंक्शन आ गया, dy/dx पॉजिटिव है, dy/dx नेगेटिव है, क्या आप उस पॉइंट मैक्सिमा बोलोगे क्या मिनिमा बोलोगे, अगर वो पॉइंट ऐसे डिफाइन कर दिया जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना। ठीक है सर, ये आ गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब लेकिन कई बार बच्चों को पॉइंट निकालने में बहुत दिक्कत होती है, तो इसके लिए हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की बात कर रहे हैं कि फंक्शन जो है वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, और ट्वाइस डिफरेंशिएबल में क्या हो रहा है, आपके पास कोई फंक्शन है, मान लो gx, आपने क्या निकाला, g डैश x निकाला, उसको 0 से इक्वेट किया। सिंपल स्टेप समझिए और कुछ नहीं करना, 0 से इक्वेट करना है। पहला स्टेप क्या आया, gx जो फंक्शन लिखा है उसको देख लेना है, कई देर तक उसको ऐसे देखते रहना, अरे भाई क्या हाल है, वो कहेगा बढ़िया भाई तू सुना, अरे सॉल्व हो जाए यार, अरे यार मैं ऐसे सॉल्व नहीं होगा, तू हेल्प करेगा तभी सॉल्व होगा, ऐसे ऐसे बातें करनी है उसके साथ, ठीक है। उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकालना है g डैश x इक्वल टू 0 कर देना है। जैसे g डैश x इक्वल टू 0 आया, मान लो ये पॉइंट आ रहा है x1 x2 x3, मान लो 3 पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो रहा है। अब आप इन 3 पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव निकालिए, इन 3 पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव निकालिए। डबल डेरिवेटिव निकाला आपने, g डबल डैश x निकाला, और इन 3 पॉइंट पर चेक करना है एट x1 x2
x3। अगर 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 f डैश x या g डैश x 0 है एंड g डबल डैश x लेस देन 0 है एट x1, तो देन वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। क्या करना है सर, अगर g डैश x 0 है और g डबल डैश x लेस देन 0 है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, और अगर सर g डैश x 0 है, g डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। सिंपल सी बात याद रखनी है, मिनिमा के अपोजिट, मिनिमा मतलब एक तरह से सोचते ना कि लेस देन वैल्यू है, तो मिनिमा से बढ़िया मिनिमा का अपोजिट ग्रेटर देन 0, तो वी कैन से ग्रेटर देन 0 हुआ तो मिनिमा हुआ, लेस देन 0 तो मैक्सिमा हुआ, अपोजिट होता है ये, है ना। अब ये आता कहां से है, ये कनकेविटी का कंसेप्ट है, उसको ना समझे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि डेरिवेटिव जो है वो 0 होना चाहिए, डबल डेरिवेटिव जो है ग्रेटर देन 0 हो गया तो पॉइंट क्या आ गया, मिनिमा आ गया। लेकिन सर एक दिक्कत है, आपने बोला डेरिवेटिव 0, ऐसा भी तो हो सकता है सर कि डबल डेरिवेटिव भी 0 हो जाए, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि डबल डेरिवेटिव भी 0 हो जाए। उस केस में क्या करना है, उस केस में भागना है कहां, पिछली स्लाइड पे, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के पास जाना है कि भाई तू बता दे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट तो फेल हो चुका है, वो उस केस में आपको आंसर नहीं दे पाएगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है, तो वी कैन से कि अगर g डैश x 0 है और g डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है तो वी कैन से ग्रेटर देन 0 मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, लेस देन 0 डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, खत्म बात। चलिए बस इतने से कंसेप्ट थे। अब आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पहले भी करते आ रहे थे, अभी जो सारे करवाए थे वो प्रीवियस ईयर ही थे। सॉरी, अब देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन समझ लीजिए, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 20, मतलब एक नंबर x है तो दूसरा नंबर 20 माइनस x है, ठीक है सर। व्हाट आर द नंबर्स इफ द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन एंड क्यूब ऑफ अदर इज मैक्सिमम। कैसे भी कर सकते हो, नंबर मान लिया 20 माइनस x और x, ये भी तो मान सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ वन, जो प्रोडक्ट दे रखा है, जिस फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज करना है उस फंक्शन का नाम f दे दिया हमने, वो फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ वन, मतलब 20 माइनस x का स्क्वायर इंटू क्यूब ऑफ अदर दैट इज x क्यूब, ये लिख लीजिए, या x स्क्वायर इंटू 20 माइनस x का क्यूब कर लीजिए, बात एक ही है। इसको क्या करना है, f को मैक्सिमाइज करना है, f शुड बी मैक्सिमम, शुड बी मैक्सिमम। अब देखिए कंसेप्ट को समझ लीजिएगा, डबल डेरिवेटिव से कर सकते हो। हमने f डैश x निकाला, हमने क्या निकाला बेटा, f डैश x निकाला। f डैश x कैसे आएगा बेटा, कहना इसे पहले x क्यूब को कांस्टेंट पढ़ा रहने दो सर, और ये जो वैल्यू है इसका डेरिवेटिव 2 इंटू 20 माइनस एक्स विद नेगेटिव साइन, बिल्कुल सही बात सर। अब सर 20 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, और इसका डेरिवेटिव कितना आ गया, 3x स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। आइए अगले पेज पे चल जाते हैं। ये आया सर f डैश x जो आया आपके पास, कितना आया बेटा, कैन आई से दिस कि 3x स्क्वायर 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3x स्क्वायर 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब 20 माइनस एक्स, यही तो आया सर, बिल्कुल यही आया सर। अब देखिए ध्यान से, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ सर 20 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है एक तो सर, और एक एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, निकाल लो सर। यहां क्या बचेगा, 3 टाइम्स 20 माइनस एक्स, और यहां क्या बचेगा बेटा, क्या निकाला, एक्स स्क्वायर निकाला तो -2 बच जाएगा एक तो, और एक एक्स बच जाएगा, है ना, यही तो बचेगा। हाँ सर यही बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका f डैश x हो जाएगा, f डैश x। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना लिखा हुआ है, 60 माइनस 3x लिखा हुआ है, हाँ सर। तो फाइनल फंक्शन क्या आ गया सर, एक्स स्क्वायर 60 माइनस 3x और 20 माइनस एक्स, इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर 3 कॉमन निकालिए 3x स्क्वायर, और ये आ जाएगा बेटा 20 माइनस एक्स, और ये 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। ये फंक्शन बन गया f डैश x। मैंने क्या किया,
मुझे निकालना है, देखो क्वेश्चन मत भूल जाना, क्वेश्चन सॉल्व करते करते क्वेश्चन भूल जाते हैं। प्रोडक्ट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। मतलब इस फंक्शन को हमें, ये जो डब्बा लिखा हुआ है इस डब्बे को आपको मैक्सिमाइज करना है। देखो दो ऑप्शन है इस क्वेश्चन को करने के, एक तो बाय ऑप्शंस चले जाओ, आंसर आ जाएगा। जैसे 12 का क्यूब निकालना आसान होता है, 15 का क्यूब आसान होता है, 6 का क्यूब 14 का स्क्वायर आसान होता है। तो ये सब वैल्यू और मल्टीप्लाई करना है, एक तो वो केस है। दूसरा केस क्या है, कंसेप्ट के थ्रू। कंसेप्ट कैसा है, फंक्शन ये दे दिया उसने, इसको मैक्सिमाइज करना है और कौन से एक्स पे मैक्सिमम हो रहा है वो निकालना है, बस और कुछ नहीं करना। तो पहले एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए सर, एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए सर, एफ डैश एक्स शुड बी इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा छोटा कर दो ताकि हम, कहां से छोटा होगा यार, मैं भूल गया चलो ये ऐसे होगा छोटा, हाँ ऐसे हो जाएगा। देखो ध्यान से, अरे इसको सर थोड़ा सा मूव कर देते हैं यहाँ पे, ये देखो इधर आ गया है ना। ये आपका एफ एक्स था बेटा, एफ डैश एक्स निकाला था आपने, एफ डैश एक्स को 0 किया। जैसे ही आपने एफ डैश एक्स को 0 लिखा बेटा, कितना आया 3x स्क्वायर 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू एक तो 0 आ गई और एक x की वैल्यू 20 आ गई, है ना, दो ही वैल्यू आई। हाँ सर, अब इस पे आप डबल डेरिवेटिव निकाल लो। क्या और कोई वैल्यू आ रही है, और कोई वैल्यू आ रही है? नहीं सर, और कोई वैल्यू नहीं आ रही। अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ी कर दी है बेटा, थोड़ी सी आई थिंक गड़बड़ी कर दी है। देखिए ध्यान से, देखो ध्यान से, कैन आई से दिस, देखिए 3 इंटू 20 तो ये -5x आएगा ना, वही मेरे को दिख गया। चलो इसको रब कर दो बेटा। देखिए ध्यान से, कैन आई से दिस कि ये जो बेटा आया यहां से क्या आया, एक्स स्क्वायर आया, एक तो एक 20 माइनस एक्स आया, एक कितना आया बेटा 60 माइनस 5x, 60 माइनस 5x है ना, -3x और -2x -5x आया। ठीक है सर, ये फंक्शन आया। तो एफ डैश एक्स कहां कहां 0 हो रहा है, x इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 हो गई या 20 हो गई या फिर कितना हो गया सर 12 हो गया। x की वैल्यू 0, 20 या फिर 12। ठीक है, अब देखो मेरे को कैसे पता लगा कि मैंने कुछ गलत किया होगा, है ना। मेरे पास पहले आंसर क्या आ रहा था 0 और 20, 0 और 20 मतलब नंबर भी अगर इसी पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा होता तो 0 और 20 नंबर ही आते, 0 और 20 नंबर आते, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। आपको सिर्फ कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो अब आपको ये चीज समझ में आएगी कि एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विल बी लेस देन 0 एट x इक्वल्स टू 12। x इक्वल्स टू 12 पे डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 हो जाएगा, तभी x इक्वल्स टू 12 मैक्सिमा का पॉइंट आएगा। आप चेक कर लीजिए, इसका डबल डेरिवेटिव निकालिए, शॉर्ट वो लेस देन 0 आएगा, शॉर्ट वो लेस देन 0 आएगा, तभी वो डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 है, तभी वो मैक्सिमा का पॉइंट बनेगा। क्वेश्चन आपको हिंट देता है, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन आपको हिंट देता है कि भैया मैं सॉल्व हो चुका हूं। अब आप अगर मान लो दिमाग नहीं लगा रहे हो और आप क्या कर रहे हो, आप डबल डेरिवेटिव निकाल रहे हो, उसके बाद वैल्यू पुट कर रहे हो, उसके बाद सॉल्व कर रहे हो, नहीं, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको एफ डैश एक्स निकाला, आपने देखा एक वैल्यू 0 आ रही है, एक्स की वैल्यू 0 थोड़ा ना होगी इस पॉइंट में, मैक्सिमम मिनिमा थोड़ा ना एग्जिस्ट करेगा, मुझे तो मैक्सिमम चाहिए। एक्स की वैल्यू 20 तो दूसरा नंबर 0 हो जाएगा, इस पॉइंट में मैक्सिमम नहीं आएगा। तीसरी वैल्यू 12 है, इसका मतलब इसी पॉइंट पर मैक्सिमा आ रहा होगा, इसी पॉइंट पर मैक्सिमा आ रहा होगा। तो वी कैन से एट x इक्वल्स टू 12, आप खुद कैलकुलेट करके देखिएगा, डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आएगा तो पॉइंट जो हो जाएगा मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा, x इक्वल्स टू 12 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो वी कैन से मैक्सिमम पॉइंट है, तो अगर एक नंबर 12 है तो दूसरा नंबर 8 हो गया। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। x प्लस वाई इक्वल टू 12, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई। ये तो बच्चों वाले सवाल है बेटा, इसको आप ऐसे मत करने लग जाइएगा, x को लिखा वैल्यू 12 माइनस एक्स, डेरिवेटिव करो, अरे नहीं, कभी भी कैसे भी क्वेश्चन आए, जैसे ये क्वेश्चन मैं थोड़ा और कर देता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 40, तो एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। देखिए ध्यान से, नंबर जितने इंटीजर्स की बात हो रही है यहाँ पे, नंबर्स मतलब पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, नंबर्स जितने ज्यादा दूर होंगे, होल नंबर्स की बात हो रही है ना, चेंज करते जा रहे हो सर आप, हाँ होल नंबर्स की बात कर लो, नेचुरल नंबर की कर लो, जो आपका मन करे, नंबर्स जितने दूर प्रोडक्ट उतना छोटा होता है,
नंबर्स जितने पास प्रोडक्ट उतना बड़ा होगा। सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट है। प्रोडक्ट उतना बड़ा होगा जितना नंबर पास होंगे। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 12 है, तो अगर आप बिल्कुल पास ले आओ, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 6, प्रोडक्ट 36 मैक्सिमम होगा और आंसर भी, इसका आंसर 36 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है आप समझिए, आप समझिए। x प्लस वाई अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ एक्स वाई, ये होता है ना, ये होता है ना। क्या होता है सर? ये अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। और अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर कब होती है? जब दोनों जो क्वांटिटीज हैं वो क्या हो? बराबर हो। तो जैसे क्वांटिटीज, यहां से आप देखो ध्यान से, x प्लस वाई अपॉन 2 इज ऑलवेज, मतलब रूट एक्स वाई इज ऑलवेज लेस देन दिस, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, समझ रहे हो ना, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी यहां से, किसकी? रूट एक्स वाई की। आप x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 6 पुट करोगे, ये कितना आ जाएगा बेटा? एक्स वाई की लेस देन 36 आ जाएगा। एक्स वाई इज लेस देन, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 36 आ जाएगा। तो आंसर क्या आया? 36 आंसर हो गया। जैसे जैसे नंबर पास आते जाएंगे प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे नंबर दूर जाते जाएंगे प्रोडक्ट कम होता जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक्स वाई को मैक्सिमाइज करना है, वाई की वैल्यू पुट कर दी, मतलब जो भी है 12 माइनस वाई है ना, 12 माइनस एक्स, तो x इंटू 12 माइनस एक्स, इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। डबल डेरिवेटिव निकाल लीजिए, 12x माइनस एक्स स्क्वायर है, 12 माइनस 2x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 6 आ गई है ना। डबल डेरिवेटिव निकालिए, डबल डेरिवेटिव निकालूंगा तो कितना आएगा बेटा? -2 आ जाएगा। -2 इज ऑलवेज लेस देन 0। पॉइंट जो है एट x इक्वल्स टू 6 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो पॉइंट, क्वेश्चन खत्म हो गया। x की वैल्यू, y की वैल्यू 6, प्रोडक्ट 36। नेक्स्ट इज मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व। मैक्सिमम स्लोप मतलब dy बाई dx को मैक्सिमाइज करना है, मतलब पहले आपको dy बाई dx निकालना पड़ेगा, उस चीज को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? व्हाट इज द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व, मतलब कि ये जो वैल्यू है ये किसकी है? ये तो कर्व की वैल्यू है। स्लोप की वैल्यू निकालो, मतलब डिफरेंशिएट कर दो, मतलब -3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, ये क्या आ गया? dy बाई dx आया। अब इस चीज को मैक्सिमाइज करना है, इसको मान लो p फंक्शन मान लिया, ये फंक्शन है -3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ये तो सर क्वाड्रेटिक है, दो तरीके से निकाल सकते हो। एक p डैश x निकालिए, इसको px मान लेते हैं। इसको क्या करना है बेटा? मैक्सिमम करना है, px शुड बी मैक्सिमम। p डैश x निकाल लो, p डैश x निकाला, कितना आया सर? कहना इसे -6x प्लस 6। हाँ सर। p डबल डैश x निकाल लिया सर, p डबल डैश x कितना आ रहा है सर? -6 ही आ रहा है। p डैश x कहां 0 आ रहा है सर? p डैश x 0 आ रहा है सर, मतलब कि -6x प्लस 6 0 हो जाए सर, x की वैल्यू 1 आ गई सर, x की वैल्यू 1 आ गई। तो x इक्वल टू 1 पर p डबल डैश x लेस देन 0 आ रहा है ना, हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, मतलब x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना। यही तो कंसेप्ट था। अगर dy बाई dx 0 हो, d2y अपॉन dx के लेस देन 0 हो, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। dy बाई dx 0, d2y बाई dx लेस देन 0, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है वो फंक्शन के अंदर पुट कर देते हैं। तो कैन आई से px एट x इक्वल टू 1 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। वो कितना आएगा सर? -3 प्लस 6 प्लस 2, दैट इज 1 आ रहा है, नहीं सॉरी 8 माइनस 5 आ रहा है ना, 5 आ रहा है ना बेटा, 5 है ना। क्या ऑप्शन हो रहा है? 5। तो 5 इज द फाइनल आंसर। 6 प्लस 2 8 माइनस 3, दैट इज 5 इज द फाइनल आंसर। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है सर, y इज इक्वल टू log x माइनस एक्स दे रखा है। हाँ सर, डेरिवेटिव कर देते हैं, y डैश निकाल लो 1 अपॉन x माइनस 1। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। और y डबल डैश x निकालोगे तो देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है? x की पावर -1 लिखा हुआ है, दैट मींस -1 अपॉन x की पावर, मतलब x की पावर -2, दैट इज 1 अपॉन x स्क्वायर, यही तो होता है। तो कहना इसे -1 अपॉन x स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव आ गया। हाँ सर। अब देखिए
क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। मैक्सिमम वैल्यू कहां आएगी, मैक्सिमा पे आएगी सर। तो मैक्सिमा कैसे आएगा सर, y डैश को जीरो करिए सर, y डैश को जीरो किया, 1/x माइनस 1 इक्वल टू 0, 1/x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू 1 पे क्या आ रहा है, मैक्सिमा, क्यों, डबल डेरिवेटिव 1 पे नेगेटिव आ रहा है, सिंपल कंसेप्ट। तो x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इस वैल्यू को फंक्शन में पुट कर देते हैं सर। सर पिछले क्वेश्चन में तो सर डेरिवेटिव में पुट किया था सर, पिछले क्वेश्चन में डेरिवेटिव में पुट किया था, इस बार फंक्शन में पुट, अरे बालकों पिछले क्वेश्चन में फंक्शन ये हो गया था हमारा, इसी को मैक्सिमाइज करना था, जिसको मैक्सिमाइज करना था उसके अंदर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। x इक्वल टू 1 इसके अंदर पुट करो, क्या आ रहा है 1/x माइनस 1, x इक्वल टू 1 पुट करो, तो x इक्वल टू 1 पुट किया तो -1 वैल्यू आ गई, log 1 तो 0 हो गया, x की वैल्यू 1 तो -1 वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई -1, है ना, -1 इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, द प्रॉफिट इन रुपीज ऑफ अ फर्म सेलिंग x आइटम्स पर वीक इज गिवन बाय दिस। px कोई फंक्शन दे रखा है, ऑब्वियस सी बात है सर, हम इसको मैक्सिमाइज करवाएंगे, है ना, मैक्सिमाइज ही करवा रहे हैं, कितने 400 माइनस x इंटू x, ये कोई एक x का फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन क्या है, प्रॉफिट फंक्शन है, किस चीज का, किसी फर्म का, अगर वो x यूनिट सेल करता है विद इन अ वीक, ठीक है सर। अब वो क्या कह रहा है, कितने यूनिट्स बेचे जाएं, शुड बी सेल फ्रॉम द सो दैट द फर्म हैज मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब इस चीज को मैक्सिमम होना चाहिए, कौन से x पे मैक्सिमम हो रहा है वो बताना है, सिंपल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है। p डैश x निकाला बेटा, ये तो कहेगा टाटा बाय बाय, हमारा काम खत्म हुआ, इतना ही था, ये आ जाएगा सर 400 माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू, इसका डेरिवेटिव देखो -1, तो -x लिख दूं, हाँ सर -x लिख दो, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। p डैश x को 0 से इक्वेट करो, 400 माइनस 2x इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 200 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 200 आ गई, और इसका अगर डेरिवेटिव निकालोगे, p डबल डैश x निकालोगे, p डबल डैश x कितना आ रहा है देखिए ध्यान से, -2 आ जाएगा, हाँ सर -2, तो x इक्वल्स टू 200 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, 200 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यही यूनिट हो गए, आंसर खत्म हो गया 200। इतना सा काम करना है अगर आपको डबल डेरिवेटिव का कंसेप्ट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का पता है तो। चलिए सर नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p फॉर दिस फंक्शन एज एक्सट्रीमम, एक्सट्रीमम का मतलब सर dy by dx 0 होना चाहिए, तो p cos x प्लस इसका डेरिवेटिव कितना है सर 3 cos x cos 3x, है ना, sin 3x का डेरिवेटिव cos 3x, 3x का डेरिवेटिव 3 अपॉन 3 शुड बी इक्वल टू 0, बस एट x इक्वल्स टू p एट x इक्वल्स टू पाई बाई 3 पुट कर दो, बस p टाइम cos ऑफ पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री प्लस cos ऑफ पाई आ जाएगा, cos ऑफ पाई आ जाएगा, cos पाई कितना हो गया सर -1 हो गया, है ना, cos पाई कितना हो गया -1 हो गया, पाई बाई 3 मतलब कि 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब 1/2, है ना, तो p/2 -1 इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू कितनी आ गई सर 2 आ गई, फाइनल आंसर डी ऑप्शन हो गया। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, ऐसे क्वेश्चन यही तो पूछे जाते हैं भैया, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़िए, द लार्जेस्ट वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, अकर्स फॉर दिस रेंज दे रही है आपको, है ना, तो इसमें पहले डेरिवेटिव निकालते हैं, कितना है डेरिवेटिव बेटा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12, यही तो आया डेरिवेटिव, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12, ये क्या आ गया जी फर्स्ट डेरिवेटिव y डैश आ गया सर, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है सर y डैश, y डबल डैश में निकाल लो सर, y डबल डैश कितना आया सर 12x माइनस 6 आया, है ना, हाँ सर, y डैश को 0 से इक्वेट कर दें, कर दो सर, कितना आया बेटा, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल, सॉरी -2 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये लिखा हुआ आपका x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 या फिर -1, 2 और -1 दो ही ऑप्शन है, 2 और -1 है ना, आ रहे हैं दोनों ऑप्शन, तो सही कर रहे होंगे, तो वी न्यू दैट कि x की वैल्यू -2 और
-1, दो ही वैल्यू चाहिए। अच्छा एक चीज और करके इसमें क्वेश्चन में, उससे ज्यादा इजी हो जाएगा, बताऊंगा अभी आपको, सेकंड वे भी बताऊंगा, पहले मेथड समझा देता हूं, है ना। सर वो तरीके भी आने चाहिए जिसमें टाइम कम लगे। हाँ बिल्कुल, अभी देखो ध्यान से, आपने डेरिवेटिव निकाल लिया, सब कुछ कर लिया, अब देखिए ध्यान से, डबल डेरिवेटिव 2 पे एट y डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 2 पे कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना। और डबल डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू -1 पे y डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, x इक्वल्स टू -1 पे। तो कहना इसे -1 ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, -1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लार्जेस्ट वैल्यू अकर्स व्हेन x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1। कंसेप्ट खत्म हो गया। आपको वैल्यू निकालनी नहीं है, आपसे कब पूछा गया है, कब 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 ये पूछा गया है, और कुछ नहीं पूछा गया। सर दूसरा तरीका क्या था, अरे सोच के देखो, ये फंक्शन कितना इजी है, ऑप्शंस पे नजर डाली, बहुत इजी फंक्शन है, जल्दी से वैल्यू निकाल लो, जल्दी से वैल्यू निकाल लो। जैसे डी ऑप्शन 0 पुट किया तो इस पे वैल्यू कितनी आ रही है सर, 5 आ रही है ना। -1 पुट किया सर तो ये -2 -3 -5 प्लस 5 कैंसिल, और 12 इंटू -1 दैट इज +12 आ रही है। ठीक है सर, 2 पे वैल्यू देखो ध्यान से, 16 तो ये हो गया, -12 मतलब 4 हो गया, 4 + 5 9 हो गया, 9 में से 24 सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना हो गया, -15 हो गया, है ना, -15। इस पे वैल्यू -15 आ रही है। -2 पे देखा सर, ये -16 हो गया, ये कितना हो गया सर, ये कितना हो गया, -8 हो गया, है ना, नहीं -12 हो गया सर, ये -12 हो गया, ये +24 हो गया सर, और +5 हो गया, ये -28 +24 4 + 5 9 वैल्यू आई। तो कौन से x पे मैक्सिमम आई, -1 पे। आंसर क्या था, बी ऑप्शन। ऐसे भी कर सकते हो अगर ऑप्शंस इजी है, अगर ऑप्शन आते 2/3 1/5 9/7, ऐसे ऑप्शंस में फिर फंक्शन के डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव से कंसेप्ट सॉल्व कर लोगे। ठीक है दोस्तों, हाँ सर समझ में आ गया सर। अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, द कर्व दिस हैज अ मिनिमम वैल्यू इक्वल टू, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू, प्लीज मेक श्योर यहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, आपको कंफ्यूज होना नहीं है। वो मैक्सिमम वैल्यू एट किसी पॉइंट पे पूछ रहे हैं या फिर मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, y इज इक्वल टू x e टू द पावर x हैज मिनिमम वैल्यू इक्वल टू, क्या मिनिमम वैल्यू है वो पूछ ली, मिनिमम वैल्यू पूछ ली, तो पहले डेरिवेटिव निकालो सर, कितना आया सर, e टू द पावर x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, यही तो हो गया। तो कहना इसे e टू द पावर x + 1 हो गया डेरिवेटिव। हाँ सर, ऑब्वियस ही बात है, एक ही पॉइंट है जहां पे y' 0 हो रहा है, दैट इज x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1 एक ही पॉइंट है जहां पे डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। हाँ सर, अब डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पे ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 ही आएगा, चेक करके देख लो। डबल डेरिवेटिव निकाला बेटा, डबल डेरिवेटिव e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x प्लस इसका डेरिवेटिव तो यही आ जाएगा सर, e टू द पावर x प्लस x e टू द पावर x, है ना। तो कहना इसे ये e टू द पावर x प्लस 2 लिखा हुआ है। हाँ सर, और कहना इसे x इक्वल्स टू -1 पुट किया, x इक्वल्स टू -1 पुट किया बेटा, तो y डबल डैश क्या आया, y डबल डैश क्या आया बेटा, देखो यहां से e टू द पावर -1 इंटू 1 दैट इज 1/e विच इज अ ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी। अगर ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमा होता है सर, इसका मतलब x इक्वल्स टू -1 पे मिनिमा आ रहा है, आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी है, इसके अंदर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अरे कंफ्यूजन तो नहीं होगा है ना सर, -1/e इज द फाइनल आंसर। तो -1/e इज द फाइनल आंसर विच इज योर ऑप्शन ए, -1 इंटू e टू द पावर -1 दैट इज -1/e, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ सर, कंफ्यूज मत हो जाइएगा बच्चा,
आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डबल डैश एक्स निकालना है। एफ एक्स को 0 के इक्वेट करिएगा, जो जो पॉइंट आ रहा है उस पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चेक कर लीजिएगा। अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अगर आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है तो आप वो वैल्यू उठा के कहां पुट कर दीजिएगा? अरे बोलिए बुड़बक, कहां पुट करोगे बेटा? ऑब्वियसली इन द फंक्शन सर। कौन से फंक्शन में? जो आपको दे रखा है वाई, जो इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। ठीक है सर, ठीक है, आपने बताया और हम ना करें ऐसा हो नहीं सकता। 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अब काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रैक्टिस में। ये देखिए ध्यान से, ये फंक्शन क्या दे रखा है, 1/x की पावर 2x स्क्वायर। तो मैक्सिमम और मिनिमम पूछा होगा, 1/x की पावर 2x स्क्वायर। What is the value of the x? Does the function attain maximum value? Point of maxima पूछ लिया। डेरिवेटिव कैसा करोगे इसका? 1/x की पावर 2x स्क्वायर है। डेरिवेटिव कैसे निकालोगे बेटा? ऑब्वियसली लॉग लोगे दोनों साइड। log y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ 1/x, है ना। अब डिफरेंशिएट करिएगा। जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो जहां पे 0 होगा वो चेक कर लीजिएगा, डबल डेरिवेटिव चेक करिएगा। तो ये क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन इसका, ऑब्वियसली दोनों क्वेश्चन आपके क्या हो गए? मैक्सिमम वैल्यू। अरे एक ही क्वेश्चन है ये, 2 क्वेश्चन नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस इन द इंटरवल दिस इज अटेन्ड एट। अच्छा सवाल है ये अच्छा सवाल है, इसको मैं करवा देता हूं। देखिए ध्यान से, आपको क्या दरकार है, साइन ऑफ x प्लस π/6 प्लस कॉस ऑफ x प्लस π/6। ठीक है, बहुत सिंपल हो गया ये तो। देखो ध्यान से, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया? हाँ सर, साइन ए कोस π/4 है ना, 1/√2 मतलब π/4, कोस π/4 प्लस साइन π/4 कोस ए, है ना। ठीक है सर, तो ये फॉर्मूला आपका बन गया बेटा √2 टाइम्स साइन ऑफ ए प्लस बी। अरे साइन का होता है? अरे सर साइन जो होते हैं ना, साइन होता है अच्छा बच्चा, जैसा कहते हैं वैसा करता है। पॉजिटिव कहते हैं तो पॉजिटिव लेता है, नेगेटिव कहते हैं नेगेटिव लेते हैं, और सबको साथ लेके चलता है। मतलब साइन के साथ कोस जरूर होता है। साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी, कोस ए प्लस बी की बात कर रहा हूं, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। हाँ सर, तो कैन आई से ये जो पूरा फंक्शन था इसके अंदर रिड्यूस कर दिया विद इन चुटकी बजा के, है ना। हाँ सर, अब क्या करना है सर, इस इंटरवल पे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, और साइन का फंक्शन बना लिया आपने। ये क्या बन गया सर, π/6 प्लस π/4 है ना। तो π/6 प्लस π/4 12, ये कितना आ गया सर 2, और ये 3, 5π/12। दिस इज √2 साइन ऑफ x प्लस 5π/12। यही तो लिखा हुआ है सर, यही तो लिखा हुआ है। हाँ सर, अब देखो ये कब मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये π/2 की तरफ जा रहा होगा, ये वैल्यू π/2 की तरफ भाग रही होगी, तभी तो मैक्सिमम होगा। क्योंकि साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है इन 0 to π/2, 0 से π/2 पे इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो पूछी है, बट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द दिस इन द इंटरवल इज अटेन्ड एट, कौन से x पे पूछी है? वो x तभी आएगा जब ये वाली वैल्यू जो है बेटा, ये वाली वैल्यू जो है, कौन सी वैल्यू सर, ये वाली वैल्यू सर π/2 की तरफ जा रही होगी। हाँ सर, दैट मींस x प्लस 5π/12 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, π/2। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 6 से डिवाइड कर दो। क्यों कर दिया? ताकि ये x इज इक्वल टू 6π/12 माइनस 5π/12, दैट इज π/12 हो गया। क्या कोई ऑप्शन है π/12? हाँ सर, ए ऑप्शन है π/12, आंसर आ गया, खत्म हो गया सवाल, है ना। हाँ सर, नेक्स्ट सवाल देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सवाल देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। dy by dx at a point on the curve is given slope of the tangent, gives the slope of the tangent, है ना, gives the slope of the tangent if function is differentiable। तो स्टेटमेंट तो सही होगी, कोई दिक्कत नहीं है।
if at denotes acceleration of a particle, then integration of at, integrate डिफरेंशिएशन, है ना, इंटीग्रेट और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना होता है ना, इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोगों को, है ना, तो इंटीग्रेट योर फ्रेंड्स, डिफरेंशिएट योर एनिमीज, है ना। हाँ, तो ये गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये फिजिक्स का सवाल हो गया, बट मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं तो ये भी सही है। If st gives the displacement of a particle at time t, then ds by dt gives the acceleration of that time। नहीं, ये गलत हो गया, स्टेटमेंट 3 गलत होगी। ये सवाल मैथ्स का नहीं है, हम नहीं करवाएंगे बेटा, आंसर बता देते हैं। 1 2 सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? 1 2 सही है, तो 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ln x अपॉन x? ln x अपॉन x, y फंक्शन दे दिया, डिफरेंशिएट किया, मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेना तो दिक्कत हो जाती है। मैक्सिमम वैल्यू एट पूछ ली तो ऑप्शन पुट करके चेक कर सकते हो। डिफरेंशिएट कर लो बेटा, ये एक्स स्क्वायर हो गया, x एज इट इज ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x माइनस ln x एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है सर, तो ये आ जाएगा y डैश कितना आया बेटा? 1 माइनस ln x अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 0 से इक्वेट कर दिया। हाँ सर, y डैश की वैल्यू कितनी आ गई? ओ सॉरी, x की वैल्यू निकालनी ना, तो यहां से कहना इसे ln x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू e आ गई सर। एक ही तो वैल्यू आई, ऑब्वियस सी बात है, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही होगा, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। डबल डेरिवेटिव मत निकालो, डबल डेरिवेटिव मत निकालो। x इक्वल टू e इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो ये आ जाएगा ln ऑफ e अपॉन e, दैट इज 1 अपॉन e। आंसर बी इज द करेक्ट वन। ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, सेम वही क्वेश्चन, सेम सवाल, इसलिए नहीं करवा रहा हूं। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 16 sin थीटा माइनस 12 sin स्क्वायर थीटा? मैक्सिमम वैल्यू पूछिए बेटा, y लिखा 16 sin थीटा माइनस 12 sin स्क्वायर थीटा। अब ऐसे मत कह देना dy बाई dx, अरे थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दीजिए, खत्म हो जाएगा। y डैश निकालिए, क्योंकि फंक्शन थीटा का है, तो थीटा 16 टाइम कोस थीटा माइनस 12 इंटू 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा। ठीक है सर, तो यहां से क्या आया सर? कैन आई से दिस 16 कोस थीटा माइनस 24 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है सर, y डैश को 0 से इक्वेट करोगे तभी तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। हाँ सर, 0 से इक्वेट किया, कॉमन जो आ रहा है 8 cos थीटा कॉमन निकाल लिया, यहां बचेगा 2 और यहां बचेगा 3 sin थीटा इक्वल टू 0। बिल्कुल सही बात है सर, यही तो हुआ, इसके अलावा कुछ बचाया? कहीं गड़बड़ी तो नहीं है? नहीं सर, तो 8 cos थीटा इक्वल टू 0 और ये वाला 0, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। 2 पॉइंट मिल गए आपको, कौन कौन से? या तो इस पे cos थीटा इक्वल टू 0, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? थीटा की वैल्यू सर π/2, कोई रेंज नहीं दे रखी तो π/2 मैंने ले लिया। ठीक है ना, जो π/2 पे होगा वही आगे भी काम होगा सर, 3π/2 पे जैसा काम है ना। हाँ सर, नेक्स्ट देखिए साइन थीटा 2/3। अब डबल डिफरेंशिएट करो और फिर निकालो, इससे अच्छा है कि वैल्यू चेक कर लो, पॉइंट पुट करके चेक कर लिया करो। थीटा की वैल्यू π/2 पे या तो मैक्सिमम होगा या साइन थीटा 2/3 है वहां मैक्सिमम होगा। तो इस क्वेश्चन में आप ऐसे भी कर सकते हो कि वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू पुट की, y की वैल्यू कितनी आई? साइन थीटा, अगर पहले π/2 पे निकाल लेते हैं, π/2 पे कितना है बेटा? 16, ये आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर π/2, साइन π/2 इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1, 16 माइनस 12, 4 वैल्यू आ रही है एट x इक्वल्स टू, सॉरी एट थीटा इक्वल टू π/2, है ना। और y इज इक्वल्स टू 2/3 पुट किया बेटा, 16 इंटू 2/3 माइनस 12 टाइम्स स्क्वायर 4/9, यही तो वैल्यू आई। हाँ सर, तो ये क्या मैं बोल सकता हूं, ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, 16/3 और ये 32/3, है ना।
दैट मींस ये 16/3 लिखा हुआ है, और 16/3 जो वैल्यू है 4 से बड़ी होती है क्या? ऑब्वियसली सर, 16/3 वैल्यू जो है वो 4 से एट साइन थीटा इक्वल टू 2/3, 4 से वैल्यू बड़ी होती है, तो वैल्यू जो है 16/3 वाली वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आएगी। आंसर क्या हो गया? सी, है ना, सॉरी हाँ सी ऑप्शन आंसर हो गया, क्योंकि 4 वैल्यू आई, वो वैल्यू तो मैक्सिमम हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो उससे बड़ी वैल्यू 16/3 मिल गई हमें, है ना। तो वी कैन से 4 पे हो सकता है मिनिमा आ रहा होगा, डबल डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा, और या फिर इसके ऊपर। तो ये वैल्यू हमने चेक की, 16/3 वाला आंसर हमारा मैच कर गया, तो वी कैन से आंसर इज 16/3। ठीक है सर, ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन है आज का, और ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है बेटा, कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करना और कुछ नहीं है। f' निकालना है बेटा और चेक करना है, और कुछ नहीं है, f' निकालना है, बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑफ योर फैमिली। टाटा बाय बाय, टेक केयर।